अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, कल के लेक्चर में मैंने आप लोगों को वेब आईओयू जो है उसको किस तरीके से आपने इस्तेमाल करना है और उसका आप क्या फायदा उठा सकते हैं उस हवाले से गाइड किया था। अगर आप सक्सेसफुली उसे इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसके बाद राउटिंग और स्विचिंग दोनों लैब्स आप चाहें तो उसी के ऊपर इम्प्लीमेंट करें। GNS3 आपकी चॉइस है, आप GNS3 यूज करते रहना चाहते हैं वही करें। वेब आईओयू का इस्तेमाल करना है तो इसे यूज करें। इसका ये फायदा है कि अगर ये प्रॉपरली एक दफा आप इसको चला लेते हैं और इसके साथ अगर कंफर्टेबल हो जाते हैं तो ये GNS3 से ज्यादा स्टेबल रहेगा और रिसोर्सेज पे ये उतना बोझ नहीं डालता जितना कि GNS3 का होता है। तो बहरहाल जी, आज ईथरनेट स्विचिंग के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें याद रहे मैक एड्रेसेस क्या होते हैं, कितनी टाइप्स के होते हैं, सब पढ़ चुके हैं आप। मैक एड्रेसेस के हवाले से डिटेल के साथ आप पढ़ चुके हैं। मैक एड्रेस की बेस पे फॉरवर्डिंग कैसे होती है, स्विच का मैक एड्रेस टेबल कैसे बनता है, ये भी आप पढ़ चुके हैं। कन्वर्सेशनल लर्निंग की टर्म आपको याद होगी, ठीक है जी, कि स्विच के पास जब फ्रेम आता है तो सोर्स की बेस पे स्विचिंग टेबल या मैक एड्रेस टेबल बनाया जाता है, ठीक है जी। डेस्टिनेशन अगर अननोन हो तो स्विच ब्रॉडकास्ट करता है, नोन हो तो यूनिकास्ट करता है, ऐसा ही है जी। ये भी आप पढ़ चुके हैं। आर्प एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है जी। आईपी और मैक की बाइंडिंग कराना इसका काम है। मैक टेबल की शक्ल भी आप, आर्प टेबल की सॉरी शक्ल भी आप देख चुके हैं और इस कॉन्सेप्ट पे भी पहले बात हो चुकी हुई है। आमतौर पे जब हम ईथरनेट स्विचिंग को एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि ईथरनेट में फॉरवर्डिंग मैक की बेस पे होती है, तो आगाज मैक एड्रेसेस से किया जाता है कि मैक की शक्ल ऐसी है, मैक की ये टाइप्स होती हैं, आईपी और मैक की बाइंडिंग इस तरीके से होती है, मैक टेबल इस तरह बनता है, नोन के लिए ये होता है, अननोन के लिए ये होता है। लेकिन ये सब कुछ उस वक्त है जब आप एक सब्जेक्ट ईथरनेट स्विचिंग के नाम से पढ़ रहे हो। तो हम पढ़ तो वही रहे हैं लेकिन हम ये वाला हिस्सा पहले ही कवर कर चुके हैं अपने इस कोर्स के इब्तदाई लेक्चर्स के अंदर। आज हम यहां से आगे बढ़ेंगे। अगर आपको याद हो, जब मैंने राउटिंग आपको पढ़ाना शुरू की थी तो मैंने सिस्को के कुछ राउटर के मॉडल्स के बारे में आपको बताया था कि जनाब ये मुख्तलिफ मॉडल्स हैं सिस्को राउटर्स के, और मेनली दो कैटेगरीज होती हैं, फिक्स पोर्ट और मॉड्यूलर। फर्दर देखा जाए तो एंटरप्राइज नेटवर्क में इस्तेमाल होने वाले राउटर्स और सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क में इस्तेमाल होने वाले राउटर्स ये अलग अलग हैं। फर्दर आगे सिस्को ने स्मॉल बिजनेस, मीडियम बिजनेस, ठीक है जी, लार्ज बिजनेस, इस हवाले से भी कैटेगरीज बना रखी हैं। तो सिस्को आपको रिकमेंड कर देता है कि आपके बिजनेस का स्केल क्या है, उस हवाले से आपको कौन सा राउटर खरीदना चाहिए और उसकी कीमत भी फिर आपको बता दी जाती है। और ये भी मैंने आपको बताया था कि आप डायरेक्ट सिस्को से राउटर नहीं खरीद सकते, आपको सिस्को के किसी ना किसी पार्टनर से ही जो है वो राउटर परचेज करना पड़ता है। तो बिल्कुल इसी तरह अगर हम आज स्विचिंग को पढ़ने जा रहे हैं तो इसमें सिस्को के स्विचेस के कुछ मॉडल्स को ही पहले डिस्कस होना चाहिए। तो इस वक्त सिस्को के जो स्विचेस हैं उनकी दो बेसिक कैटेगरीज हैं। सिस्को के स्विचेस या तो आपको कैटलिस्ट सीरीज के मिलेंगे या फिर आपको सिस्को के स्विचेस जो हैं वो नेक्सस सीरीज के मिलेंगे। कैटलिस्ट सीरीज स्विचेस या फिर नेक्सस सीरीज स्विचेस। जो सिस्को के कैटलिस्ट सीरीज के स्विचेस हैं ये एंटरप्राइज नेटवर्क्स में और सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क्स में इस्तेमाल होते हैं। सिस्को के जो नेक्सस सीरीज के स्विचेस हैं ये डेटा सेंटर और सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क्स में यूज होते हैं। सर्विस प्रोवाइडर में कैटलिस्ट भी यूज हो जाता है, नेक्सस सीरीज भी यूज हो जाती है, लेकिन एंटरप्राइज के लिए कैटलिस्ट सीरीज ही है। आप जो इस वक्त कोर्स पढ़ रहे हैं जिसमें मेनली राउटिंग एंड स्विचिंग आपने पढ़नी थी, राउटिंग आप पढ़ चुके हैं, काफी ज्यादा पढ़ लिया आपने, जरूरत से ज्यादा बल्कि। तो अब हम स्विचिंग के कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं। तो बहरहाल जी, राउटिंग भी एंटरप्राइज लेवल की थी और स्विचिंग भी आप एंटरप्राइज लेवल की पढ़ेंगे।
तो इसका मतलब यह है कि आप अपने इस कोर्स में सिस्को के जो स्विचेस इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो कैटलिस्ट सीरीज के होंगे, ना कि नेक्सस सीरीज के। सिस्को ने अपना डेटा सेंटर ट्रैक ही पूरा अलहदा बनाया हुआ है, जिसके अंदर नेक्सस सीरीज जो है वो पढ़ाए जाते हैं। नेक्सस सीरीज के जो स्विचेस हैं इनके ऊपर सिस्को आईओएस भी नहीं चल रहा होता, बल्कि वहां पे एनएक्सओएस है। एनएक्सओएस इज नेक्सस ऑपरेटिंग सिस्टम। कैटलिस्ट में तो डेफिनेटली सिस्को आईओएस ही है, बट नेक्सस सीरीज के स्विचेस में एनएक्सओएस है, और एनएक्सओएस काफी हद तक आईओएस जैसा ही है। यानी आपको अगर ना बताया जाए तो आपको कोई बहुत ज्यादा फर्क महसूस नहीं होगा, लेकिन जितना फर्क है वो पढ़ के ही समझ आता है। ठीक है जी। तो बहरहाल बिल्कुल एक नई चीज नहीं है, काफी हद तक वो आईओएस जैसा ही है। अच्छा जी, तो ये दो अलग अलग आपके पास कैटेगरीज हैं, हमने कैटलिस्ट सीरीज को पढ़ना है। मैंने एक बात शुरू में ही आपको बता दी थी कि सिस्को सिर्फ अपना ब्रांड नेम अपने राउटर के मॉडल नंबर या सीरीज से पहले लिखता है। सिस्को 2500, सिस्को 2800, सिस्को 3600, सिस्को 72, सिस्को 76, सिस्को 12000 वगैरह। लेकिन सिस्को अपने स्विचेस के लिए अपना ब्रांड नेम या अपनी वायरलेस या सिक्योरिटी अप्लायंसेस के लिए नाम इस्तेमाल साथ में नहीं करता। ठीक है जी। तो सिस्को के स्विचेस या तो कैटलिस्ट लिखा होगा उनके साथ, या फिर नेक्सस लिखा होगा। हम कैटलिस्ट सीरीज की भी बात करें तो इनकी 3 कैटेगरीज है। अच्छा, वैसे सिस्को की वेबसाइट पे जाएं तो आपको 2 कैटेगरीज नजर आती हैं। मेरे नजदीक 3 कैटेगरीज बनती हैं थोड़ा सा, क्योंकि अगर इसकी हिस्ट्री को भी शामिल कर लिया जाए, पुराने वक्तों की चीजों को, तो 3 कैटेगरीज बनती हैं। वो तीनों कैटेगरीज के मैं कुछ फेमस मॉडल्स जो हैं वो यहां लिख देता हूं पहले। ठीक है जी। उसके बाद फिर वो कैटेगरी वाइज उनका फर्क आपको बताता जाऊंगा। मिसाल के तौर पे जी, सिस्को का एक स्विच है कैटलिस्ट 2950, कैटलिस्ट 2960, ये एक कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी कैटलिस्ट 3550, कैटलिस्ट 3560 और कैटलिस्ट 3750। तीसरी और आखिरी कैटेगरी जो है वो कुछ यूं है, कैटलिस्ट 4500 और कैटलिस्ट 6500। ये 3 कैटेगरीज बनती हैं जी। अच्छा, अब इनमें डिफरेंस क्या? अच्छा, ये भी याद रखिएगा, ये तो मैं पहले भी आपको ये बात समझा चुका हूं। यहां मैंने जो मॉडल्स लिखे हैं ये तकरीब यही नहीं है कि बस यही मॉडल्स हैं और कोई भी नहीं है। हर कैटेगरी में सैकड़ों मॉडल निकल आएंगे। मैंने उनमें जो ज्यादा पॉपुलर हैं, आमतौर पर जो इस्तेमाल होते हैं, वो लिख दिए। ये जो पहली कैटेगरी है, इसमें जो स्विचेस हैं ये प्योर लेयर 2 स्विचेस हैं। लेयर 2 स्विच का मतलब ये सिर्फ और सिर्फ मैक की बेस पे फॉरवर्डिंग करा सकते हैं। लेयर 2 स्विच का मतलब ये है लेयर 2 ईथरनेट स्विच। लेयर 2 ईथरनेट स्विच, आपका टाइटल जो है ना वो ईथरनेट स्विचिंग है। ठीक है जी। लेयर 2 स्विचिंग नहीं है, ईथरनेट स्विचिंग है। लेयर 2 पे और चीजें भी हो सकती है ना। ठीक है जी। तो लिहाजा ईथरनेट स्विचिंग, तो ये सिर्फ और सिर्फ मैक की बेस पे फॉरवर्डिंग करा सकता है। दूसरी खास बात यह है कि ये कैटेगरी फिक्स्ड पोर्ट स्विचेस की कैटेगरी है। इसका मतलब इनमें स्विचेस में जितनी पोर्ट्स फैक्ट्री से लगा के भेज दी गई हैं, ना उन्हें बढ़ाया जा सकता है ना उन्हें कम किया जा सकता है। तो ये फिक्स्ड पोर्ट स्विचेस की कैटेगरी बनती है। ठीक है। जो दूसरी कैटेगरी है इसमें मल्टी लेयर स्विचेस है। मल्टी लेयर स्विच का अच्छा, एमएलएस ईथरनेट, ये मल्टी लेयर स्विचेस हैं लेकिन ईथरनेट स्विचेस हैं। ठीक है जी। एमएलएस का मतलब मल्टी लेयर स्विच, और मल्टी लेयर से मुराद यहां पे लेयर 2 और लेयर 3, यानी ये ऐसे स्विचेस हैं जो एट ए टाइम मैक और आईपी दोनों की बेस पे फॉरवर्डिंग करवा सकते हैं। ये आईपी की बेस पे भी फॉरवर्डिंग कर सकते हैं, मैक की बेस पे भी फॉरवर्डिंग कर सकते हैं, यानी फ्रेम्स को भी फॉरवर्ड करा सकते हैं और पैकेट्स को भी फॉरवर्ड करा सकते हैं। आईपी की बेस पे भी फॉरवर्डिंग होगी और मैक की बेस पे भी फॉरवर्डिंग होगी। दूसरी खास बात, ये भी फिक्स्ड पोर्ट है। ये भी
फिक्स्ड पोर्ट है। जितनी पोर्ट्स फैक्ट्री से लग के आ गई ना बढ़ाई जा सकती है ना घटाई जा सकती है। आमतौर पे इनमें 8 पोर्ट वाले स्विच भी हो सकते हैं, 16 पोर्ट वाले भी हो सकते हैं, 10-12 वाले भी हो सकते हैं, ठीक है जी, 24 पोर्ट वाले भी हो सकते हैं, 48 पोर्ट वाले भी हो सकते हैं। इनमें सबसे ज्यादा कॉमनली इस्तेमाल होने वाले 24 और 48 पोर्ट के स्विचेस हैं। 24 पोर्ट्स, 48 पोर्ट्स आमतौर पे ये इस्तेमाल होते हैं सबसे ज्यादा, ठीक है जी। तो ये फिक्स पोर्ट, ऊपर वाली कैटेगरी भी जो कैटलिस्ट लेयर 2 स्विचेस हैं वो भी 24 पोर्ट 48 पोर्ट सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। सेकंड कैटेगरी भी इसी तरह से है। जो थर्ड कैटेगरी है ये भी मल्टी लेयर स्विच है, लेकिन और मल्टी लेयर से मुराद लेयर 2 लेयर 3 दोनों, फ्रेम्स की फॉरवर्डिंग भी पैकेट की फॉरवर्डिंग भी, मैक की बेस पे भी फॉरवर्डिंग करा सकता है, आईपी की बेस पे भी करा सकता है। लेकिन खास बात यह है कि ये जो कैटेगरी है इसमें स्विचेस मॉड्यूलर है। मॉड्यूलर का मतलब कार्ड्स लगा के पोर्ट्स की तादाद बढ़ाई भी जा सकती है और कम भी की जा सकती है। ऐसा राउटर्स में भी था, ऐसा स्विचेस में भी है। फिक्स पोर्ट राउटर भी होते हैं, फिक्स पोर्ट स्विचेस भी होते हैं। फिक्स पोर्ट इसी तरह मॉड्यूलर राउटर भी हैं और मॉड्यूलर स्विचेस भी हैं। इस कैटेगरी में मैंने जो एग्जांपल के लिए लिखा है वो 4500 6500 सीरीज है। इनमें कार्ड्स लगा के पोर्ट्स की तादाद बढ़ाई भी जा सकती है और घटाई भी जा सकती है। और इस तकरीबन अगर ये जो 6500 है इनके कुछ मॉडल समझ लें, इस दरवाजे जितने या जो रैक हमारी लैब में पड़ा है उस साइज का वो स्विच होगा। तकरीबन 400-500 तक पोर्ट्स की तादाद उसके अंदर जा सकती है कार्ड्स लगा लगा के, ठीक है जी। यानी उसमें 10 स्लॉट वाले हैं, 11 स्लॉट वाले स्विचेस हैं और स्लॉट का साइज पता है कितना है? जितना एक पूरे स्विच का होता है, 24 या 48 पोर्ट वाले का। तो इतना बड़ा कार्ड है जो पूरा स्विच है, समझे उसके अंदर एक कार्ड के तौर पे स्विच नहीं लगता, वो कार्ड अलग से डिजाइन हुआ होता है और उनको लाइन कार्ड कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है जी? लाइन कार्ड, जो उसमें लगते हैं। अच्छा, मल्टीलेयर स्विच के बारे में एक चीज आपने याद रखनी है कि जितने भी मल्टीलेयर स्विचेस हैं बाय डिफॉल्ट इनमें लेयर 2 स्विचिंग एनेबल्ड होती है। सिर्फ लेयर 2 स्विच में तो होता ही वही है ना, और तो कुछ हो ही नहीं सकता। मल्टीलेयर स्विच बाय डिफॉल्ट लेयर 2 पे काम, यानी सिर्फ मैक की बेस पे फॉरवर्डिंग करा सकता है। उसकी तमाम पोर्ट्स जो हैं वो लेयर 2 पे ही होती हैं, मैक की बेस पे फॉरवर्डिंग कराती हैं, नॉन राउटेड होती हैं, यानी जिनका आईपी नहीं होता। लेकिन आप उसमें राउटिंग की कैपेबिलिटी एनेबल करा सकते हैं। आप उनमें लेयर 3 स्विचिंग को एनेबल करा सकते हैं इन एमएलएस, नॉट ऑन लेयर 2। आपको लेयर 3 वाली कैपेबिलिटी एनेबल करानी पड़ेगी और आप इनेबल इस तरह से करा सकते हैं कि ये आपकी चॉइस है कि एक 24 पोर्ट वाला स्विच है ना, बाय डिफॉल्ट तो 24 की 24 पोर्ट्स लेयर 2 पे काम कर रही है, मैक की बेस पे फॉरवर्डिंग करा रही। आप कहें जी इनमें से दो जो है ना वो लेयर 3 फॉरवर्डिंग कराएं, बाकी की 22 पोर्ट जो है वो लेयर 2 स्विचिंग कराते रहे। तो ये आप कन्फिगर करेंगे, ये आप फैसला करेंगे, ऐसे किया जा सकता है। आप कहने जी आधा आधा कर लेते हैं, 24 में से 12 लेयर 2 12 लेयर 3, ऐसे भी एट ए टाइम दोनों काम नहीं होते। एक वक्त में एक चीज या तो पोर्ट लेयर 2 पे फॉरवर्डिंग कराएगी या लेयर 3 पे। ये नहीं हो सकता कि एक पोर्ट एक वक्त में दोनों काम कर रही है, ये नहीं है। एमएलएस में आपको फैसला करना होता है कि कितनी पोर्ट से लेयर 2 स्विचिंग करवानी है और कितनी पोर्ट से लेयर 3। अच्छा, जब हम आईपी की बेस पे फॉरवर्डिंग की बात करते हैं तो वो तो फिर राउटर की बेस पे नहीं होती, वो तो राउटर नहीं होता था और उसके लिए राउटिंग टेबल नहीं देखना होता था। इसका मतलब है फिर मल्टीलेयर स्विच में राउटिंग टेबल भी बनता होगा जी, बनना चाहिए, ठीक है जी। अगर आपने लेयर 3 स्विचिंग करानी है तो आईपी की बेस पे फॉरवर्डिंग करानी है तो राउटिंग की कैपेबिलिटी तो बाय डिफॉल्ट इनेबल होती नहीं, यानी राउटिंग टेबल नहीं बन रहा होता। तो आपने वो कैपेबिलिटी अगर इनेबल करानी है तो तरीकाकार आपको आता है। बाय डिफॉल्ट IPv4 यूनिकास्ट राउटिंग एक राउटर पे तो इनेबल्ड होती है, उसकी कमांड क्या होती है? आईपी राउटिंग, और उससे अगर वो कैपेबिलिटी छीननी है तो क्या करते हैं? नो आईपी राउटिंग। तो यहां पे आपको मल्टीलेयर स्विच पे क्या करना पड़ेगा? आईपी राउटिंग की कमांड देनी पड़ेगी, क्योंकि वो राउटर नहीं है, उस पे बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड नहीं होता राउटिंग टेबल। तो आईपी राउटिंग की कमांड देंगे तो उसमें राउटिंग टेबल बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन मल्टी लेयर स्विच पे लेयर 2 पे आईपी राउटिंग की कोई कमांड एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है जी।
तो मल्टी लेयर स्विच के हवाले से एक छोटा सा ओवरव्यू मैंने यहाँ पे दिया है। अब एक और चीज सुन लें, ये जो मैंने 3 कैटेगरीज बनाई हैं, इनमें याद रखिएगा कि सिस्को के हवाले से अगर हम बात करें तो सिस्को की जो सर्टिफिकेशंस हैं एंटरप्राइज लेवल की, एसोसिएट, प्रोफेशनल और एक्सपर्ट, इन तीनों में से किसी भी लेवल पे थर्ड कैटेगरी के स्विचेस इस्तेमाल नहीं होते, यानी 4500 6500 ये नहीं इस्तेमाल। उनकी वजह, ये काफी कीमती स्विचेस हैं, इनमें इनकी कैपेबिलिटी तो वही है कि ये स्विचिंग कराते हैं, लेयर 2 भी लेयर 3 भी, कैपेबिलिटी तो ऊपर वाले एमएलएस की भी वही है, फर्क इनकी कैपेसिटी का है। एक कैपेबिलिटी होती है, एक कैपेसिटी होती है। फर्क कैपेसिटी का है, नीचे वाले केस में नंबर ऑफ पोर्ट ज्यादा होंगी, डेटा ज्यादा आएगा, ज्यादा डेटा को प्रोसेस करना पड़ेगा, ज्यादा डेटा की फॉरवर्डिंग या स्विचिंग करानी पड़ेगी, उसके लिए प्रोसेसर तगड़ा चाहिए, उसको डेटा पहले बफर होता है फिर प्रोसेस होता है, तो बफर करने के लिए मेमोरी तगड़ी चाहिए, पावर सप्लाई तगड़ी चाहिए, पंखे तगड़े चाहिए ताकि उसको ठंडा रख सके इतने बड़े सिस्टम को। तो कैपेसिटी वाइज ये डिवाइसेस बड़ी होती हैं, कीमती भी होती हैं। किसी भी सर्टिफिकेशन ट्रैक में ना लैब प्रैक्टिस के लिए और ना एग्जाम के लिए थर्ड कैटेगरी का इस्तेमाल नहीं होता। तमाम सर्टिफिकेशंस के अंदर ऊपर वाली दोनों कैटेगरी के स्विचेस इस्तेमाल होते हैं, यानी हम अब अपनी लैब्स के अंदर इस्तेमाल करेंगे जिन स्विचेस का, वो या पहली कैटेगरी के होंगे, लेयर 2 होंगे, या फिर मल्टी लेयर स्विच होंगे। मैं आमतौर पे मल्टी लेयर स्विचेस का ही इस्तेमाल करता हूं, और ये जो तीनों हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं ये कॉमनली अवेलेबल है आप लोगों के लिए भी, और हमारे पास भी यहाँ पड़े होते हैं। मैंने अपना स्विचिंग के लिए सेटअप जो है वो यहाँ पे क्लास में रखवा लिया हुआ है। आप लोगों के लिए सेटअप हमारी लैब में भी मौजूद है। लैब के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए कि पहले आप यहाँ क्लास पढ़ें, उसके बाद फिर लैब करने के लिए यहाँ पे आप एक्स्ट्रा टाइम दें, ठीक है। और क्योंकि होता है आमतौर पे होता है इधर क्लास खत्म होती है आप दौड़ लगा के भाग जाते हैं, वो तो आपने आइंदा भी यही करना है। तो ये बड़ा मुश्किल है आप लोगों के लिए कि आप बैठ के, खास बहुत एक आधा बंदा ही ऐसा हो सकता है जो इतनी हिम्मत करे। तो बहरहाल जी उसमें आप लोग यही प्रेफर करते हैं कि किसी सिमुलेटर पे एमुलेटर पे अगर लैब हो जाए, तो इसीलिए मैंने कल आपका बंदोबस्त कर दिया था। वेब आईओयू कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, उस हवाले से मैं गाइड कर चुका हूं। और मैंने आपको कल कहा था क्लास में इंस्टॉल कर लें, जो मसले मसाइल आते हैं पूछ लें, ठीक है जी। अदरवाइज हर रोज मैं वेब आईओयू के ऊपर लेक्चर नहीं कर सकता कि अब आपने इसमें ये मसला आ रहा है तो वो, हाँ जिसने इंस्टॉल कर लिया है इंस्टॉलेशन के बाद अगर कोई इशू आता है तो मेरा बनता है कि मैं आपको गाइड कर दूं। अदरवाइज अगर आपने इंस्टॉल ही नहीं किया तो अगर आपको कल मेरी बात की अहमियत नहीं थी तो आइंदा भी नहीं होनी चाहिए, फिर मुझे भी नहीं है, ठीक है जी। तो लिहाजा वेब आईओयू का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पैकेट ट्रेसर के नए वेरिएंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियरली दे दी थी कि रियल स्विच को पूरी तरह कहीं भी सिमुलेट नहीं किया जा सकता, उसका कोई भी 100% जो है ना इसका मुतरादिफ कोई चीज नहीं है कि आप कहें जी चले मैं उस पर कर लेता हूँ, एक ही बात है, एक बात कहीं पे भी नहीं है, ना वेब आईओयू में, ना पैकेट ट्रेसर में, ना जीएनएस3। आउटपुट ही डिफरेंट आती है, वो कमांड रियल स्विच पे दें तो कुछ और होता है, उधर दें तो वो कुछ भी नहीं होता और कुछ हो तो डिफरेंट आ रहा होता है काम। हाँ मुझे आइडिया है कि कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन सी लैब्स उन पे ठीक की जा सकती हैं, जाहिर है वो मैं भी क्लास में उन्हीं पे आपके सामने करूंगा, आपको भी पता लग जाएगा, ठीक है जी। लिहाजा आज के लेक्चर के अंदर इसके दो हिस्से हैं, एक तो हम अपना रेगुलर टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे, वो पढ़ने के बाद उसकी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है, जो हमने अपनी कॉर्बेट के नेटवर्क में और मैंने अपने जो लैब सेटअप यहाँ पे की हुई है आप लोगों के लिए, उसमें ये जो आप पढ़ने जा रहे हैं किस तरह से अप्लाई हुआ हुआ है, ये मैं आज आपको सिखाऊंगा। जो हमारी यहाँ लैब बनी हुई है ना, उसका अगर स्ट्रक्चर किसी को ना पता हो, आप उस लैब को 100% अच्छे तरीके से यूटिलाइज भी नहीं कर सकते, तो वो भी मैं अभी आपको बताता हूं। आज के लेक्चर के दो हिस्से होंगे, अभी पहले हिस्से में तो जो टॉपिक है हम वो पढ़ते हैं, उसके बाद फिर मैं जो हमारा लैब का सेटअप है यहाँ पे, उससे आपको काफी फायदा होगा, तो वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा जनाब, तो ये जो राउटर है 3550, 3560, 3750, तो ये हमारे पास क्लास में भी अवेलेबल हुआ करेंगे, रैक के अंदर भी हमारे वो राउटर्स स्विचेस मौजूद हैं, आप उन पे प्रैक्टिस करना चाहें बड़ी अच्छी बात है। ये क्लियर होना चाहिए
कि हर लैब जो है, अच्छा जिस लैब में मैं स्विच इस्तेमाल कर रहा हूं रियल, इसका मतलब है कि वो रियल पे ठीक होती है, और जहां मैं GNS3 को या पैकेट ट्रेसर को दरमियान में लाऊंगा उसका मतलब है वहां पैकेट ट्रेसर यूज हो सकता है, GNS3 इस्तेमाल हो सकता है। बस ये सिंपल सा एक उसूल याद रखिएगा। चलिए जनाब, जो टॉपिक है हमारा वो आज ये है कि ये जो ईथरनेट स्विच जिसको हम कहते हैं, एक बात तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि अगर ईथरनेट स्विच है तो इसकी तमाम पोर्ट्स ईथरनेट पोर्ट्स होंगी, यानी उनका प्रोटोकॉल ईथरनेट होगा। ईथरनेट पोर्ट से मुराद ईथरनेट, फास्ट ईथरनेट, गीगा ईथरनेट, 10 गीगा ईथरनेट, स्पीड उनकी कुछ भी हो सकती है, बट प्रोटोकॉल जो है वो ईथरनेट होगा। सीरियल पोर्ट्स नहीं है, वो पीपीपी एचडीएलसी उन पे नहीं चलेगा, ईथरनेट पोर्ट है। अच्छा जी, अब ये जो ईथरनेट स्विच के ऊपर ईथरनेट पोर्ट होती है, ये दो तरह की हो सकती है। ईथरनेट पोर्ट, ईथरनेट स्विच पे क्या होती है, ईथरनेट पोर्ट। ईथरनेट पोर्ट दो तरह की हो सकती है, ये पोर्ट राउटेड भी हो सकती है और ये पोर्ट नॉन राउटेड भी हो सकती है। राउटेड और नॉन राउटेड की टर्म तो आज जिंदगी में हमने पहली दफा सुनी है ना, पहले सुनी नहीं आप लोगों ने? अच्छा, तो फिर क्या होती है ये राउटेड और नॉन राउटेड पोर्ट? बताओ हमजा, इनको हमजा बताएगा सबको, बताओ। अच्छा, उसने सिर्फ ये कहा था मैंने सुना हुआ है और ये नहीं कहा था कि मुझे पता भी है। आप बताएं। वेरी गुड। वैसे तो यकीन करें जो अब हम आज भी पढ़ने लगे हैं ना, उसका कोई फायदा नहीं होना। कन्फिगरेबल और नॉट कन्फिगरेबल, शुक्र है किसी को तो याद है। ठीक है जी, आईपी एड्रेसिंग के सुनहरी असूल, ये लाइन याद है? इसीलिए मैंने बोला था कि यही याद रहना सिर्फ। उसका टेक्निकल नाम क्या था? मैंने कहा था ये नहीं याद रहेगा, रूल्स ऑफ आईपी एड्रेसिंग फॉर राउटेड पोर्ट्स, रूल्स ऑफ आईपी एड्रेसिंग फॉर राउटेड पोर्ट्स। ठीक है जी, मैंने सिर्फ दिन याद कराया कि वो आखिर दिन कौन सा था जिस दिन मैंने आपको ये टर्म बताई थी, राउटेड और नॉन राउटेड। जनाब, राउटेड पोर्ट वो होती है जिसपे आईपी एड्रेस कन्फिगरेबल होता है, नॉन राउटेड वो होती है जिसपे आईपी एड्रेस कन्फिगर नहीं हो सकता, आप चाहते हुए भी नहीं कर सकते। ठीक है जी, आईपी एड्रेस जिसपे कन्फिगर हो सकता है वो राउटेड, जिसपे नहीं हो सकता वो नॉन राउटेड। लेकिन हम नेटवर्क पोर्ट की बात नहीं कर रहे, हम ईथरनेट पोर्ट की बात कर रहे हैं। तो ईथरनेट के केस में राउटेड पोर्ट वो है जिसपे आईपी एड्रेस भी होगा और उसके साथ साथ मैक एड्रेस भी होगा। मैक तो पहले होगा उस पे क्योंकि वो ईथरनेट पोर्ट है, मैक तो नहीं होना है उसका। आईपी हो सकता है या नहीं हो सकता ये देखना पड़ेगा। अगर आईपी कॉन्फ़िगर हो सकता हुआ तो वो राउटेड, अदरवाइज नॉन राउटेड। नॉन राउटेड ईथरनेट पोर्ट जो है उसका सिर्फ और सिर्फ मैक एड्रेस होता है, और नॉन राउटेड पोर्ट को स्विच पोर्ट भी कहा जाता है। नॉन राउटेड पोर्ट को स्विच पोर्ट भी कहते हैं, इसका सिर्फ मैक होता है, आईपी एड्रेस नहीं होता। तो राउटेड ईथरनेट जिसका मैक और आईपी दोनों होंगे, और नॉन राउटेड या स्विच पोर्ट जिसका सिर्फ मैक होता है, आईपी एड्रेस इस पे कॉन्फ़िगरेबल नहीं होगा। अब मुझे बताएं, जो लेयर 2 स्विच है उसकी सारी ईथरनेट पोर्ट्स क्या होंगी? नॉन राउटेड। और जो एमएलएस है उसके बारे में क्या ख्याल है? उसकी पोर्ट्स राउटेड भी होंगी, उस पे नॉन राउटेड पोर्ट भी होंगी। और बाय डिफॉल्ट याद रखना आपने कि मल्टी लेयर स्विच की तमाम पोर्ट्स बाय डिफॉल्ट नॉन राउटेड ही होती हैं, बट दे आर कन्वर्टेबल। मल्टी लेयर स्विच की बाय डिफॉल्ट तमाम पोर्ट जो हैं, एमएलएस की तमाम पोर्ट्स बाय डिफॉल्ट, पिछले पेज में मैंने लिखा था लेयर 2 पे काम करती हैं, अब मैं कह सकता हूं कि वो बाय डिफॉल्ट नॉन राउटेड होती हैं, यानी स्विच पोर्ट्स होती हैं, बट दे आर कन्फिगरेबल। उनको नॉन राउटेड से राउटेड बनाया जा सकता है, लेकिन लेयर 2 स्विच की पोर्ट को नॉन राउटेड से राउटेड नहीं बनाया जा सकता, वो नॉन राउटेड होती हैं और नॉन राउटेड ही रहती हैं। ठीक हो गया? ठीक है जी, तो मल्टी लेयर स्विच बाय डिफॉल्ट नॉन राउटेड पोर्ट्स होती हैं सारी, बट उन्हें कन्वर्ट करके राउटेड बनाया जा सकता है। ले जनाब, जो हमारा टॉपिक है अभी जो मैं शुरू करने जा रहा हूं वो बेसिकली नॉन राउटेड पोर्ट्स या स्विच पोर्ट्स के बारे में है
ये जो स्विच पोर्ट्स होती हैं इनको इस्तेमाल करने के दो तरीके हैं। स्विच पोर्ट को इस्तेमाल करने के, अब स्विच है, स्विच की पोर्ट है, उनके साथ करना क्या है, यूज करना है उन्हें। स्विच पोर्ट को इस्तेमाल करने के दो तरीके हैं, ठीक है जी। और इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है, इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है स्विच पोर्ट मोड। ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है जी, स्विच पोर्ट मोड। स्विच पोर्ट मोड, स्विच पोर्ट मोड बेसिकली दो दो तरह के हैं। स्विच पोर्ट मोड दो तरह के हैं, ठीक है जी। एक एक्सेस और दूसरा ट्रंक। स्विच पोर्ट का मोड या तो एक्सेस होगा या ट्रंक होगा, एक तीसरा भी है, वैसे उसे गिनना नहीं चाहिए, मुझे इख्तिलाफ है, मैं नहीं गिनता उसको। तीसरा डिसेबल। डिसेबल से मुराद तार नहीं लगी हुई या शट डाउन हुआ हुआ है, ठीक है जी। एक पोर्ट जो डिसेबल हो वो ना ट्रंक हो सकती है ना एक्सेस हो सकती है, वो डिसेबल्ड ही होगी। तो थर्ड मोड अक्सर नहीं गिना जाता, लेकिन जहां कहा जाए तीन है तो तीसरा डिसेबल होता है, ठीक है जी। एक्टिव या ऑपरेशनल मोड दो ही है, एक्सेस या फिर ट्रंक। इधर भी याद रखिएगा, बाय डिफॉल्ट तमाम स्विचेस की, तमाम पोर्ट्स का स्विच पोर्ट मोड एक्सेस होता है। एक्सेस जो है वो डिफॉल्ट मोड है, एक्सेस जो है वो डिफॉल्ट मोड है। आप मल्टीलेयर स्विच उठा लें, आप लेयर 2 स्विच उठा लें, उसके ऊपर अगर 24 पोर्ट हैं तो 24, 48 हैं तो 48, सारी की सारी एक्सेस पोर्ट्स होंगी। अब सवाल आता है एक्सेस और ट्रंक में फर्क क्या है, इनको डिफाइन कैसे किया जाएगा। यहां सुन लें, इनकी डेफिनेशन मैं आपको दो दफा लिखवाऊंगा। एक आज वाली डेफिनेशन फिजिकल नौइयत की है, मतलब जो डायग्राम में फिजिकली नजर आ रहा होगा उस हवाले से। नेक्स्ट वीक में एक और डेफिनेशन लिखवाऊंगा, यानी इसको रीडिफाइन करेंगे, कुछ चीजें ऐड करेंगे। उनका ताल्लुक लॉजिक के साथ है, कुछ लॉजिकली चीज ऐड होगी इसके अंदर, कोई कॉन्सेप्ट्स ऐड होंगे, फिर उनकी बुनियाद पे मैं एक्सप्लेन करूंगा। आज जो फिजिकली नजर आएगा, जो कनेक्शंस हम जिस तरह से बनाएंगे उस एतबार से डिफाइन करने लगे। बेसिक डेफिनेशन एक्सेस और ट्रंक की बेसिक डेफिनेशन क्या है, हम उस पर बात करने लगे। सबसे पहले एक्सेस को लिख लेते हैं कि एक्सेस पोर्ट जो है, यानी स्विच पोर्ट का मोड अगर एक्सेस है तो क्या होता है, ये पोर्ट किस लिए होती है। A switch port connected to a single host is called an access port. स्विच की वो पोर्ट जो सिंगल होस्ट के साथ कनेक्टेड है, स्विच की वो पोर्ट जो सिंगल होस्ट के साथ कनेक्टेड है वो एक्सेस पोर्ट होगी। इस लाइन की समझ नहीं आ सकती आपको, वजह आपको नहीं पता कि सिंगल होस्ट से मेरी क्या मुराद है, ये सिंगल होस्ट क्या चीज होती है। तो लिहाजा पहले अब सिंगल होस्ट को देख लेते हैं कि वो क्या है। वैसे आमतौर पे किसी के दिमाग में अगर कोई बात आई है इससे रिलेटेड तो वो ठीक भी हो सकती है, यानी आपने अंदाजा लगाया होगा शायद फलां को कहते होंगे, तो वो ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। देखते हैं सिंगल होस्ट क्या है। सिंगल होस्ट एक ऐसी डिवाइस है, सिंगल होस्ट एक ऐसी डिवाइस है, अ डिवाइस दैट टर्मिनेट्स ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक। एक ऐसी डिवाइस जो ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक को टर्मिनेट कर देती है, बंद गली की तरह है, ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक के लिए बंद गली की तरह है, ठीक है जी। A device that terminates broadcast traffic। अच्छा जी, अब ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक से क्या मुराद होती है, हर वो ट्रैफिक जिसका डेस्टिनेशन एड्रेस वो ब्रॉडकास्ट है। वो ब्रॉडकास्ट आईपी भी हो सकता है और ब्रॉडकास्ट मैक भी हो सकता है। ब्रॉडकास्ट आईपी 255, 255, 255, 255 और ब्रॉडकास्ट मैक तो आपने जिंदगी में नहीं देखा होना, कभी देखा भाई, एफ 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 एफ, ठीक है। मैंने तो काफी दफा दिखाने की कोशिश की थी, मैं तो 2 इम्तिहानों में भी आपसे पूछ चुका हूं, ठीक है जी। तो अगर आपकी मैक की 48 बिट्स, आपको पता है ना मैक में 48 बिट्स होती हैं, ठीक है जी, 48 की 48 बिट्स अगर 1 हो
और 12 के 12 हेक्साडेसिमल अगर एफ हो तो वो आपका ब्रॉडकास्ट। तो भाई अगर आपका अगर फ्रेम है और फ्रेम में डेस्टिनेशन मैक एफ 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 है तो आप ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक होगी। पैकेट है और डेस्टिनेशन आईपी ब्रॉडकास्ट आईपी है तो ब्रॉडकास्ट पैकेट हो रहा होगा। ठीक है, तो ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक से मुराद ये है अ डिवाइस दैट टर्मिनेट्स ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक। अब ये कौन सी डिवाइसेस होती हैं, मैं आपको एक डायग्राम बना के इसको एक्सप्लेन करता हूं। लेट से ये एक स्विच है जिसको आप स्विच ए कह दें। स्विच के बारे में एक चीज ये भी जहन में रहे, स्विच के बारे में ये भी एक बात जहन में रहनी चाहिए, सिस्को स्विचेस आर प्लग एंड प्ले डिवाइसेस। आज तक आप स्विच इस्तेमाल करते रहे लेकिन आपने कभी कॉन्फ़िगर नहीं किया, आपने इंटरफेस को जाके नो शटडाउन नहीं किया। सिस्को के स्विचेस की तमाम पोर्ट्स बाय डिफॉल्ट नो शटडाउन फैक्ट्री से होके आती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिवली अप होती हैं। ठीक है जी, सिर्फ कनेक्शन बनाने की जरूरत होती है। अच्छा, इसका मतलब यह है कि लिंक अप करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, बाकी तो करना पड़ता है ना, बाकी काम तो सारे आप करेंगे। तो लेट से मैं कहता हूं जी स्विच के साथ कुछ डिवाइसेस हम जोड़ लेते हैं। यहां राउटर आ गया, यहां कोई लैपटॉप डेस्कटॉप, कोई आईपी कैमरा, कोई नेटवर्क प्रिंटर, ये सारी चीजें कनेक्ट कर दी। स्विच ए इसी तरीके से उसकी एक पोर्ट एक दूसरे स्विच से जाके जोड़ देते हैं, स्विच बी, और इस स्विच बी के साथ भी आगे फिर इसी तरह कुछ एंड डिवाइसेस कनेक्टेड है। ये जो सिस्टम है, यहां से मैं एक डेटा जनरेट करता हूं जिसका डेस्टिनेशन एड्रेस एफ 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 होगा, यानी कि ब्रॉडकास्ट, यानी यहां से ब्रॉडकास्ट करता हूं। ये ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक आपकी स्विच के पास आई, ए के पास। स्विच का पहला सवाल आपको पता ना क्या होता है, तुम कौन हो जो मेरी फलां पोर्ट से अंदर आ रहे हो। मैक टेबल बनाता है वो अपना इस बेस। और अगला सवाल, जाना कहां है। जब वो पूछेगा जाना कहां है तो ये क्या कहेगा, एफ 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 एफ। स्विच के बारे में मैंने आपको कहा था कि स्विच जो है ना, जिस पोर्ट से डेटा रिसीव करता ना, कभी भी उससे वापस नहीं भेजता। तो जहां से आया वहां से तो ये वापस जाएगा नहीं। तो डेस्टिनेशन का जब आपसे स्विच ने सवाल किया तो आप उसको क्या कह रहे हैं, एफ एफ एफ, यानी ब्रॉडकास्ट करो। तो जो आप कह रहे हैं वो वही करेगा। जब वो ब्रॉडकास्ट करेगा तो वो इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। अच्छा, जब वो एंड डिवाइसेस पे पहुंचेगा, हर एंड डिवाइस इसको रिसीव करेगी लेयर 1 पे, फिर लेयर 2 पे मैक आएगा, वो लिखा होगा एफ एफ एफ, बड़ा खुश होगा, वो कहेगा ये कैसा मैसेज है जो सबके लिए और उसमें मैं भी शामिल हूं। वो डी कैप्सुलेट करता जाएगा, कहां तक, एप्लीकेशन लेयर तक खोल के इसको पढ़ेगा। ठीक है जी। उसके बाद ये जो एंड डिवाइस है, जब उसे पता लगेगा कि डेस्टिनेशन एड्रेस एफ 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 है, तो वो इसको क्या आगे दूसरों की तरफ फैलाना शुरू कर देगा या बस खुद प्रोसेस करेगा, खुद प्रोसेस करेगा। उसके पास ये सलाहियत नहीं है कि उसे आगे मजीद लोगों में फैलाना शुरू कर दे। वो उसका जुमला ये होगा कि ये सबके लिए है और उनमें मैं भी शामिल हूं, तो चलो पढ़ते हैं इसको, डीकैप्सुलेट करते हैं। वो ये करेगा या ये करेगा, ये तो सबके लिए है तो मैं इसको बांटना शुरू कर दूं सब में। वो बांटना नहीं शुरू करेगा, ये उसका काम ही नहीं है। ठीक है जी, वो इसे पढ़ेगा एंड और टर्मिनेट कर देगा, दैट्स इट। तो इसका मतलब है फिर ये आपकी एंड डिवाइस जितनी भी हैं वो सिंगल होस्ट हुई ना, चाहे वो कैमरा हो, चाहे वो लैपटॉप हो, सर्वर हो, प्रिंटर हो, ये सब चीजें, बायोमेट्रिक सिस्टम्स हो। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें किस कैटेगरी में आती हैं, सिंगल होस्ट की कैटेगरी में। यहां तक के राउटर भी, इसके बारे में हो सकता है आपको भी गलत तस्वुर रखते हो, मैं इसको भी क्लियर कर दूं। राउटर के ऊपर अगर 3-4 पोर्ट्स हैं तो हर पोर्ट का ताल्लुक एक डिफरेंट नेटवर्क के साथ होता है ना। राउटर अपनी इस पोर्ट के ऊपर इस ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक को रिसीव करेगा, बल्कि यूं निशान लगा लेना चाहिए, ऐसे करेगा ना रिसीव। ये एक नेटवर्क है, उसके अंदर ब्रॉडकास्ट हुई है, वो राउटर के पास भी आई है। याद रखें, ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक के लिए राउटर भी एक एंड डिवाइस की तरह बिहेव करता है। राउटर को जब कोई किसी इंटरफेस से पैकेट मिलता है और उस पर डेस्टिनेशन एड्रेस अगर ब्रॉडकास्ट हो, ठीक है, तो राउटर एक एंड डिवाइस की तरह उसको ट्रीट करेगा। राउटर भी ये नहीं करता कि एक इंटरफेस से आने वाली ब्रॉडकास्ट को पकड़े और दूसरों में फैलाना शुरू कर दे। राउटर किसी एक नेटवर्क से आने वाली ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक को दूसरे नेटवर्क्स में कभी भी फॉरवर्ड नहीं करता। हर नेटवर्क की ब्रॉडकास्ट उस नेटवर्क तक महदूद रखता है, वरना तो तूफान न मिच दे। ब्रॉडकास्ट के बारे में याद है मैंने आपको बताया था, इसके फायदे कम नुकसान ज्यादा हैं। नुकसान लिख के लिखवाए मैं आपको बताए हुए हैं।
दो, हाँ जी सही बोल रहे हैं। क्या क्या दो नुकसान क्या थे? रिसोर्सेज आया होते हैं और सिक्योरिटी कंप्रोमाइज होती है। तो कहां एक नेटवर्क में रिसोर्सेज आया होना और सिक्योरिटी कंप्रोमाइज करना, तो राउटर आपका ख्याल अब जितने भी नेटवर्क उसके साथ कनेक्टेड है उन सारों के लिए ये करना शुरू कर दे, गलत होगा ना। तो राउटर को ये नहीं करना चाहिए, वो करता भी नहीं है। इसका मतलब है फिर राउटर ने अपने इस इंटरफेस पे जो ब्रॉडकास्ट रिसीव की उसे टर्मिनेट कर दिया, खुद अपने लिए प्रोसेस किया, खुद पढ़ लिया जो भी उसमें था, लेकिन आगे नहीं फैलाएगा उसको। ठीक है, मैंने ये तो कहा ही नहीं कि राउटर ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकता। राउटर ब्रॉडकास्ट रिप वेरिएंट 2 नहीं चलता। एक है राउटर खुद ब्रॉडकास्ट ओरिजिनेट कर रहा है, एक है एक नेटवर्क से ब्रॉडकास्ट आ रही है उसे दूसरों में भेज रहा है, ये नहीं करता, वो खुद कर लेता है ब्रॉडकास्ट। ठीक है जी। अच्छा, तो इसका मतलब है फिर राउटर भी सिंगल होस्ट हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक जो मैंने डिस्कस किया है, ये येलो सर्कल लगा रहा हूं, ये वाली डिवाइसेस सारी सिंगल होस्ट है। तो फिर स्विच की वो तमाम पोर्ट जो इन येलो डिवाइसेस से कनेक्टेड है वो सारी की सारी एक्सेस हुई, क्योंकि अभी आपने ऊपर लिखा हुआ है स्विच पोर्ट कनेक्टेड टू अ सिंगल होस्ट, वो क्या होती है? एक्सेस पोर्ट। इसका मतलब है ये सारी तो एक्सेस है। अब आ जाए जरा आप इस वाली पोर्ट के ऊपर, वो ब्रॉडकास्ट यहां से भी तो निकली थी ना, ये जा रही है स्विच बी पे आई, स्विच फिर स्विच है, वो सवाल पूछेगा तुम कौन हो जी मेरी फलां पोर्ट से, लेट से ये पोर्ट नंबर 5 है, वो कहेगा तुम कौन हो जो मेरी पोर्ट नंबर 5 से आ रहे हो, लेट से इसका मैक था ए, ये डिवाइस थी ना जिसने शुरुआत की थी, तो सोर्स मैक तो ए ही रहेगा, वो कहेगा मैं ए हूं, तो स्विच भी याद कर लेगा कि ए मेरी 5वीं पोर्ट के साथ कनेक्ट हुआ है। स्विच का दूसरा सवाल, जाना कहां है? एफ 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 एफ। अब ये स्विच है, स्विच जो है ना, जब उसको कहा जाता है ब्रॉडकास्ट करना है तो ये बाज नहीं आएगा, ये सिर्फ उस पोर्ट से वापस नहीं भेजेगा जहां से आया था, इसके अलावा बाकी तमाम पोर्ट से फॉरवर्ड कर देगा। स्विच को जब कहा जाता है ना ब्रॉडकास्ट, तो उस पोर्ट से वापस नहीं भेजता जहां से रिसीव किया था, बाकी तो सब पे फॉरवर्ड कर देगा। स्विच ने ब्रॉडकास्ट को टर्मिनेट किया या आगे फैला दिया? आगे फैला दिया, ब्रॉडकास्ट को टर्मिनेट नहीं। इसका मतलब है स्विच सिंगल होस्ट नहीं होता। अगर स्विच सिंगल होस्ट नहीं होता तो इसका मतलब है इस स्विच की ये वाली और इस स्विच की ये वाली पोर्ट एक्सेस नहीं हो सकती। ठीक है जी, तो जब एक्सेस नहीं हो सकती तो दूसरी ऑप्शन ही एक बची है आपके पास, और वो ट्रंक है। ये पोर्ट भी ट्रंक होगी, ये पोर्ट भी ट्रंक होगी, और इनके दरमियान जो ये लिंक बनेगा ये एक ट्रंक लिंक होगा। तो ट्रंक लिंक को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? ट्रंक लिंक को कैसे डिफाइन किया जाएगा वो यहां पे लिख लेते हैं जी, कि ट्रंक पोर्ट क्या है या ट्रंक लिंक क्या है। A switch port connected, a switch port connected to another switch, a switch port connected to another switch is called a trunk port। ठीक है जी, और दो ट्रंक पोर्ट्स के दरमियान या दो स्विचेस के दरमियान जो लिंक स्टैब्लिश होता है दैट इज कॉल्ड अ ट्रंक लिंक। ठीक है जी। इसी तरह एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहा जाता है ट्रंकिंग। तो ट्रंकिंग का मतलब होता है स्विच टू स्विच कनेक्टिविटी, स्विच टू स्विच कनेक्टिविटी। ट्रंकिंग क्या है? स्विच टू स्विच कनेक्टिविटी। ठीक है, ट्रंक पोर्ट क्या है? स्विच की वो पोर्ट जो एक दूसरे स्विच के साथ कनेक्ट हुई हुई है, उसे ट्रंक पोर्ट कहा जाता है, उसे ट्रंक पोर्ट कहा जाता है। अब एक सवाल, एक स्विच के साथ आप लैपटॉप कनेक्ट करते हैं तो आप ऐसे कहते हैं जैसे ये तो फर्ज था, ये तो करना था, ये तो उसका हक था, स्विच आया इस काम के लिए, कोई सवाल नहीं उठता उस पर। आप कहते हैं ठीक है, स्विच के साथ आईपी फोन जोड़ दिया, बड़ी अच्छी बात है, कैमरा लगा दिया, वेरी गुड, होना ही चाहिए था ये। लेकिन जब मैं एक स्विच के साथ दूसरा स्विच लगा देता हूं तो यहाँ पे सवाल जेन में आता है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप स्विच के साथ दूसरा स्विच किस लिए जोड़ रहे हैं? काफी थोड़ा सा आप अपने दिमाग पे गौर दें तो काफी सारे लोग इसका जवाब खुद भी सोच सकते हैं। तो यहां मैं ड्रॉ कर देता हूं। लेट से मैं कहता हूं जी कोई सी एक कंपनी है, उनके पास किसी बिल्डिंग का एक फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर है, और 20 के करीब टोटल यूजर बनते हैं, 20 यूजर्स, कैमरे कुमरे, बायोमेट्रिक सिस्टम, नेटवर्क, प्रिंटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, सर्वर, सब राउटर शाउटर सब मिला के तो ये इतने बन रहे हैं। ठीक है, 20। तो इसके लिए अगर मैं 24 पोर्ट्स का एक स्विच ले लूं काफी रहेगा, और इसके साथ आप अपनी तमाम डिवाइसेस को कनेक्ट करा दें।
अब वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो भी कारोबार है, वो ग्रो करना शुरू हो जाता है वक्त के साथ साथ, कस्टमर्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं, उनको अपने टीम मेंबर बढ़ाने पड़ते हैं। वो कहते हैं यार अब तो बंदे बिठाने की भी जगह नहीं, ऊपर वाला फ्लोर भी ले लो, ठीक है। लेट्स से वो फर्स्ट फ्लोर भी बिल्डिंग का अपने पास रेंट पे है तो रेंट पे ले लेते हैं, खरीदना खरीद लेते हैं, जो भी है। वहां पे भी जाहिर है फिर सिस्टम भी लगेंगे, कैमरे भी लगेंगे, प्रिंटर भी रखना पड़ेगा, नेटवर्क प्रिंटर, ठीक है जी। तो मैं कहता हूं यूजर्स की तादाद 20 से बढ़ के ना 40 हो गई है। अब 40 यूजर्स को 24 पोर्ट वाले स्विच पे तो एकोमोडेट नहीं कर सकते। तो अब क्या करें? इसके दो सोल्यूशन हैं। एक सोल्यूशन ये है, 24 पोर्ट वाला पुराना स्विच उखाड़ के फेंक दें, फेंकेंगे तो नहीं, बेच दें, और 48 पोर्ट वाला नया स्विच खरीद लें। आप 48 पोर्ट वाला नया स्विच खरीद लें। इसमें कुछ मसाइल हैं, मेनली दो मसले हैं, ठीक है। तो भाई अब मुझे बता दो क्या मसला हो गया है। वो सारे लोग सोच रहे हैं कि क्या चल रहा है क्लास में, दो दो जो उनकी सुने कि इनकी सुने, ठीक है। फिलहाल ये देख लो, वरना फिर ये भी नहीं समझ आ रहा होगा, कल बैठ के इस पे डिस्कशन हो रही होगी क्या हुआ था कल, ठीक है। वैसे यकीनन आप ये वाला काम नहीं कर रहे होंगे, इतने तो इसकी अहमियत नहीं है, आप कुछ और ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रहे होंगे, वो बाद में कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, तो बहरहाल जी यहाँ पे आप 48 पोर्ट वाला स्विच लाके लगा लें। इसमें दो प्रॉब्लम्स हैं। पहला प्रॉब्लम ये है कि जो 24 पोर्ट वाला पुराना स्विच आपने उतारना है, 24 केबल जो खेड़ेंगे आप वहां से, फिर वहां उसको उतारेंगे रैक में से, नया स्विच लगाएंगे, फिर केबल्स को दोबारा वापस वहां पे आप लगा रहे हो। ये कहने सुनने में बड़ा आसान है, लेकिन इन रियलिटी ये चीज इतनी सीधी नहीं होती। मैं आपको मिसाल देता हूँ। ये मेरे सामने, यहाँ पे आपके सामने भी बल्कि ये एक स्विच पड़ा हुआ है इधर, ठीक है जी, ये रहा, ये 24 पोर्ट्स का ही है, ठीक है जी। इनकी हो सकता है पोर्ट्स में मैंने कोई ना कोई पॉलिसी भी लगाई हो, जाहिर है इतना महंगा स्विच खरीदा तो कॉन्फ़िगरेशन तो की होगी, तो वो मैंने पोर्ट्स उतार दी। जो नया स्विच 48 पोर्ट वाला खरीदा, उसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम तो नहीं होगा, थोड़ी बहुत पोर्ट्स आगे पीछे खिसकी होंगी, ठीक है जी। अब रैक के अंदर जो आपकी केबल्स है ना, वो पूरी नाप तोल के आपने रखी होती हैं। अब लेट से पुराने पोर्ट की, जो पोर्ट पुराने स्विच की पोर्ट नंबर 1 यहां है, जो नया स्विच लगाया ना उसकी पोर्ट नंबर 1 यहां करके होगी, और वाकई में यहां करके होगी। मेरे पास वो नीचे पड़ा हुआ है तो मैं ऊपर नीचे नहीं करना चाह रहा, ठीक है जी। वो यहां पे होगी, यहां से यहां तक इतना फासला आ गया। आपकी उस केबल में इतना मार्जिन नहीं होगा कि वो यहां से वहां जा सके। अब बताएं क्या करेंगे आप? बजाहिर तो आपको छोटी सी बात लग रही है ना, आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे, ठीक है जी। और तार में अगर इतना आपने फ्लेक्सिबिलिटी केबलिंग करते हुए ना रखी हुई, ठीक है जी, तो आप इस जगह पे फंस जाएंगे। आप लोग तो मेरा है अपने खुरम साहब के साथ वो सेशन किया था केबलिंग का भी, तो केबल मैनेजर का शायद उसमें, केबल मैनेजर एक बिल्कुल कॉम्ब की तरह, कंघी की तरह की होती है, उसके अंदर आप एक्स्ट्रा केबल जो है वो उसकी लेंथ वहां पे होनी चाहिए, ठीक है जी, ताकि बाद में अगर ये वाली सिचुएशन आए तो आप केबल आगे पीछे कर सकें। लेकिन केबल 24 थी, किसी एक में तो डंडी मार दी होगी आपने एक टाइम पे, और चलो काट दो यहाँ से फालतू, कोई नहीं, कहाँ खराब होना है इसने, या क्या कहाँ बदलना पड़ना है। एक केबल भी अगर वो तार ना लग रही हुई तो आपका टाइम जाया होगा उसका सोल्यूशन निकालने में। जो भी आप उसका सोल्यूशन निकालेंगे उसमें प्रॉब्लम आएगी। आप गए पोर्ट बदल दें, बदल दें, तो फिर वो जो पुराने स्विच की पॉलिसीज थी वो आपने सोचा था मैं कॉपी पेस्ट कर लूंगा इधर से, अब वो नहीं कर सकेंगे, कॉन्फ़िगरेशन में भी चेंजेस करनी पड़ेगी। प्लस पुराने स्विच के ऊपर अगर फास्ट इथरनेट 00 था और नए पे अब गीगा 00 है, तो वो कॉपी पेस्ट भी इतनी आसानी से कोई नहीं होना, बैठ के कॉन्फ़िगरेशन भी मैनेज करनी पड़ेगी। आप इसको कहते हैं माइग्रेशन। आपको पुराने स्विच से नए स्विच पे माइग्रेट करने में कितना टाइम लगेगा ये आप अंदाजे लगा सकते हैं, एग्जैक्ट आपको कोई नहीं पता होगा, ये तो मौके भी पता लगता है। भाई अगर तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन डाउन टाइम बर्दाश्त कर सकती है तो ठीक है, और अगर डाउन टाइम आपके पास चंद सेकंड्स का या मिनट्स का है तो आपके लिए बहुत चैलेंजिंग काम हो जाएगा, ठीक है जी। अब ये जो माइग्रेशन वाला काम है ना, दुनिया के जितने तरक्की याफ्ता मुमालिक हैं उनमें ये हर साल होती है, क्योंकि उन लोगों की आदत है कि उन्होंने पुराने से नई टेक्नोलॉजी जब आनी है उन्होंने फौरन उस पर माइग्रेट करना है।
वो अपने पुरानी डिवाइसेस बकायदा उतार के कबाड़ के भाव फेंक देते हैं, और तीसरी दुनिया के जो लोग हैं वो फिर वहां पे कंटेनर्स के कंटेनर मंगवाते हैं और फिर वहां पे वो इस्तेमाल होती है। ठीक है जी। जैसे कि हमारे यहाँ, ठीक है जी, हमारे यहाँ आपको बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में नए स्विचेस अक्सर इस्तेमाल होते हुए नजर नहीं आएंगे, या उन्होंने अगर बैकअप के लिए स्विचेस रखे हुए हैं तो वो सेकेंड हैंड ही होते हैं, बाहर से आए हुए। ठीक है, आप लैपटॉप उठा के देख लें, बहुत कम आपको नए लैपटॉप लोग यूज करते हुए। ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर पूरी पूरी लॉट उठा ली जाती है, एक जैसे लैपटॉप, उनकी शक्ल ताकि एक जैसी हो, सारे स्टाफ को एक जैसे लैपटॉप दिए जाए, तो पूरी लॉट होती है जो बाहर से आई होती है। ठीक है जी। तो बहरहाल यहाँ पे ये फिर एक चीज है कि वहां पे तो माइग्रेशन हर साल, अच्छा अब उसमें मैं मिसाल दिया करता हूं, ये जो गल्फ कंट्रीज हैं, चले आप ये यूएई की मिसाल ले लें। यहाँ पे गर्मियों की छुट्टियों में जो स्कूल्स है ना, या कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज, वहां यहाँ पे भी क्योंकि गर्मियों में बहुत गर्मी होती है तो गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, वहां पे स्कूल वगैरह में भी पुराना इक्विपमेंट उतार के फेंक दिया जाता है और नए पे माइग्रेट करते हैं। हमारे यहाँ गर्मियों की छुट्टियों में स्कूलों की बड़ी डिटेल से सफाई होती है, रंग रोगन हो जाता है और बस। ठीक है जी। तो बहरहाल बाहर की दुनिया माइग्रेट करती है। ठीक है, माइग्रेशन के लिए जैसे स्कूल है, अब उधर छुट्टियां होनी है, टाइम मिल जाता है। अब कोई बैंक है या कोई स्टॉक एक्सचेंज है जहां फ्लाइट ऑपरेशन कहीं पे इन्वॉल्व है, जहां पे आप डाउन टाइम बर्दाश्त कर ही नहीं सकते, 24 घंटे काम चल रहा है, हफ्ते के 7 दिन काम चल रहा है, कोई छुट्टी नहीं है, तो वहां पे फिर आपको बहुत छोटी सी स्लॉट मिलती है बड़ी मुश्किल से ऐसा काम करने के लिए, या अक्सर वो भी नहीं मिलती। तो जब नहीं मिलती तो आप क्या करेंगे, उसका हाल फिर ये है, जो पुराना स्विच लगा हुआ है ना उसको लगा रहने दें, इसके साथ एक नया स्विच खरीदें। अब पैसे अच्छे हैं तो 24 की बजाय 48 पोर्ट वाला स्विच खरीद लें, तो आप 48 पोर्ट वाला स्विच, अच्छा यूं भी किया जा सकता है, अब आपको पुरानी वाली कीमत में, सिस्को के 24 पोर्ट वाली कीमत में हवावे का 48 पोर्ट वाला मिल रहा, तो आप हवावे का स्विच लगा के इसको इंस्टॉल कर लें। यानी दोनों स्विचेस का सेम मॉडल का होना, यहां तक के सेम वेंडर का होना जरूरी नहीं है। नया स्विच सिस्को की बजाय आप आवे का लगा लें, जुनिपर का लगा लें, जो भी अवेलेबल है आप लगा सकते हैं यहाँ पे। तो आप 48 पोर्ट वाला स्विच कनेक्ट कर लें, और इस कनेक्टिविटी को ट्रंकिंग कहा जाता है। अब आप यूं समझें कि पहले अगर आपकी कैपेसिटी 24 पोर्ट की थी, अब आपकी कैपेसिटी 24 जमा 48 माइनस दो मैंने क्यों कर दिया, एक पोर्ट इधर से जाया होनी है और एक पोर्ट इधर जानी है। ये अब आप किसी यूजर को असाइन तो नहीं कर सकते, एक्सेस पोर्ट तो ये नहीं बन सकती, तो लिहाजा ये आपको उनमें से निकालनी पड़ेगी। तो ये 96 बनता था, कितना बनता था ये, 24 और 48 कितना होता है, 72। ठीक है, आपके कहने में मान रहा हूं 72 है। ठीक है, उसमें से दो निकाल दें, 70 है। 70 यूजर आप अपने अकोमोडेट कर सकते हैं, इसके ऊपर 70 यूजर्स को अकोमोडेट किया जा सकता है। ठीक है जी। तो आपने अपनी कैपेसिटी को बढ़ाया है, तो ट्रंकिंग क्यों करते हैं, अपने नेटवर्क की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। दूसरा मसला माइग्रेशन वाला, अभी आप 24 से 48 पे चले गए, आपने कहा 24 वाला उतारो स्विच, 48 पे जाते हैं, तो कल को यूजर 48 से ज्यादा हो गए, फिर क्या कहेंगे, इसको उतारो, अब मैं वो दूसरा जो है वो 96 पोर्ट वाला स्विच खरीद के लाता हूं। कल उससे ज्यादा होंगे तो आप माइग्रेट ही करते जाएंगे। उससे बेहतर तरीका ये है कि आप माइग्रेट ना करें, अपने एग्जिस्टिंग नेटवर्क का स्केल बढ़ाते जाएं ट्रंकिंग करके। तो ट्रंकिंग अपने नेटवर्क के स्केल को बढ़ाने के लिए होता है। ट्रंकिंग आपको स्केलेबिलिटी देती है, माइग्रेशन से आपको एक हद तक बचा के रखती है। माइग्रेशन की नौबत तब आ सकती है कि एक iOS फीचर आपको चाहिए जो कि अब उस प्लेटफॉर्म पे सपोर्टेड ही नहीं है, अब आप जाएंगे, आपको हल ही नहीं रहा बाकी। तो जब तक काम चलता है ट्रंकिंग से ही काम चला लेना चाहिए। सही हो गया जी। अब अगला सवाल इस पे आते हैं। बाय डिफॉल्ट मैंने कहा था स्विच की सारी पोर्ट्स एक्सेस होती है, बाय डिफॉल्ट तमाम पोर्ट्स एक्सेस होती हैं, तो इसका मतलब है ये वाली जो दो पोर्ट्स हैं ये भी पहले एक्सेस ही होंगी ना। अच्छा, अब जब मैं दो स्विचेस को आपस में कनेक्ट करूंगा तो क्या ये लिंक खुद ब खुद ट्रंक बन जाएगा या मुझे इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी? इसका जवाब ये है, ये खुद ब खुद ट्रंक बन भी सकता है और नहीं भी। खुद ब खुद ट्रंक बन जाने के चांसेस 5% से भी कम है, बल्कि उससे भी काफी कम, और ट्रंक ना बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ट्रंक खुद नहीं बनेगा, खुद नहीं बनेगा तो आपको बनाना पड़ेगा।
यही सवाल है और यही टॉपिक है, हाउ टू कॉन्फ़िगर अ ट्रंक लिंक। आप एक ट्रंक लिंक को सिस्को आईओएस में कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, आप ट्रंक लिंक को सिस्को आईओएस में किस तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं पहले ये टॉपिक मुकम्मल कराऊंगा थ्योरेटिकली, लैब इसकी मैं एडवांस में बता रहा हूं, कल होनी है। ठीक है जी, तो थ्योरेटिकली मैं आपके साथ ये डिस्कस करने लगा हूं। उसके बाद फिर दूसरा हिस्सा आज के लेक्चर का शुरू होगा, जिसमें मैंने बताया था हम अपने कॉर्बेट का जो हमारा लैब सेटअप है वो आज के इस टॉपिक से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, और जाहिर है उसमें ट्रंक और एक्सेस पोर्ट का कुछ ना कुछ रोल है जो आप समझेंगे। ठीक है जी, तो फिर मैं उसके ऊपर जाऊंगा, वो वाला पार्ट इंटरेस्टिंग है, ये वाला जरा रूखा सूखा किस्म का ही है। स्विचिंग के कोर्स का मैंने पहले मिजाज आपको बता दिया था, थ्योरीज बहुत ज्यादा, लैब उसके मुकाबले में काफी कम होती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अच्छा बैलेंस जितना रखा जा सके वो रखा जाए। ठीक है, तो जरा इस टॉपिक को आप पहले थ्योरेटिकली समझ लें, हाउ टू कॉन्फ़िगर अ ट्रंक लिंक ऑन सिस्को आईओएस। ट्रंक लिंक को सिस्को आईओएस में किस तरह से कॉन्फ़िगर किया जाता है, हाउ टू configure trunk link on Cisco iOS। इसके जनाब दो तरीके हैं। एक मेथड मैंने कोर्स के आगाज में एक स्टेटमेंट दी थी, अक्सर जब कहा जाएगा जी ये काम दो तरीकों से हो सकता है, उनमें से एक स्टैटिक और दूसरा डायनेमिक है। स्टैटिक का मतलब यही है मैं और आप करेंगे, मैनुअली करेंगे जो कुछ भी होना, और डायनेमिक का मतलब कोई ना कोई प्रोटोकॉल होगा, खुद ही होगा लेकिन वो खुद ही कोई ना कोई प्रोटोकॉल कर रहा होता है, और उस प्रोटोकॉल का नाम है डीटीपी, और डीटीपी से बनता है डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, इस प्रोटोकॉल का ताल्लुक भी लेयर 2 के साथ है, इट्स अ लेयर 2 प्रोटोकॉल। और प्रोटोकॉल है, अच्छा ट्रंक दो डिफरेंट स्विचेस के दरमियान बनता है ना, तो डिफरेंट स्विचेस के दरमियान कोई निगोशिएशन तो करनी पड़ती होगी डायनामिकली ट्रंक बनाने के लिए, दोनों स्विचेस को मनाना पड़ेगा भाई ट्रंक बनाना है। ठीक है जी, तो जाहिर है अपडेट जाएगी आएगी, तो अपडेट या तो यूनिकास्ट होगी, ब्रॉडकास्ट होगी या मल्टीकास्ट होगी, जो डीटीपी करेगा। तो डीटीपी की जो अपडेट्स हैं, डीटीपी अपडेट्स, ये मल्टीकास्ट होती हैं, और मल्टीकास्ट करने के लिए मल्टीकास्ट आईपी यूज होता होगा या मैक। मैक क्यों, लेयर 2 है। डीटीपी की एक और खास बात, डीटीपी सिस्को का प्रोटोकॉल, सिस्को का बनाया हुआ है और सिर्फ सिस्को पे ही सपोर्टेड है, सिस्को पे का बनाया हुआ है और सिर्फ सिस्को प्रोप्राइटरी है, मलकियत है सिस्को, ओपन स्टैंडर्ड नहीं है, और इसके मुतबादिल कोई दूसरा ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल भी नहीं है। यानी डायनामिकली ट्रंक बनाना है तो यही एक तरीका है, और इसको डीटीपी को चलाने के लिए आपके दोनों स्विचेस सिस्को के होने चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है तो ये स्टैटिकली ही बनेगा ट्रंक, डायनामिकली नहीं बन सकता, ये चीजें ध्यान में होनी चाहिए। अच्छा, ये जो मल्टीकास्ट मैक है, ये मैक कौन सा होगा, आपको मैंने बताया था सिस्को का प्रोटोकॉल, लेयर 2 का प्रोटोकॉल। ठीक है जी, जिसका मैक था, वैसे बहुत मुश्किल आपको याद हो, वो तो है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सीडीपी याद है, सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल। ठीक है जी, आपसे पूछते हुए भी डर लगता है कि या तो आप खामोश हो जाएंगे या मुकर जाएंगे। सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल, अच्छा इसके साथ एक और प्रोटोकॉल भी पढ़ा था आपने, एलएलडीपी। तो जो सीडीपी था वो सिस्को का प्रोप्राइटरी था, लेयर 2 का प्रोटोकॉल था, और उसके ऊपर मैंने एक मैक लिखवाया था 010000C। अच्छा, ये वेंडर कोड होता है ना, पहला आधा हिस्सा। ठीक है जी, यहां अगर 0 हो तो ये यूनिकास्ट होना, यानी यहां पे अगर इवन नंबर है तो यूनिकास्ट, ऑड है तो मल्टीकास्ट। ये सिस्को का वेंडर कोड है जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, वो यही था हुजूर, यही वाला एड्रेस था, एग्जैक्टली यही था। 09 वाला तो आईएसआईएस के केस में था, पॉइंट टू पॉइंट एलओपीडी, इस पे तो वैसे ज्यादा अरसा नहीं गुजरा।
आपने उसको इतने साल पीछे कर दिया है, ठीक है जी। तो बहरहाल जी 09 वाला याद है वैसे आपको? ISIS लेवल 1 हेलो पीडीयू, लेवल 2 हेलो पीडीयू, पॉइंट टू पॉइंट हेलो पीडीयू। जो पॉइंट टू पॉइंट हेलो पीडीयू था वो 09 से शुरू होता है। तो 01000C ये वेंडर कोड है और ये सिस्को का है। और यहां 1 है ना, ये ऑड नंबर है, ये मल्टीकास्ट मैक है। और अगर यहां 0 है तो ये यूनिकास्ट होता, यानी इवन नंबर होता तो यूनिकास्ट। अगर यहां 0 भी होता तो तब भी सिस्को का वेंडर कोड है फॉर यूनिकास्ट एड्रेसेस, ठीक है जी। ये वेंडर कोड सिस्को का है, और सिस्को का वो एक वेंडर कोड नहीं है, सबसे ज्यादा वेंडर कोड सिस्को के पास ही है। ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर्स, OUIs, ठीक है, सबसे ज्यादा सिस्को के पास ही होने भी चाहिए। पुराना वेंडर है, सबसे बड़ा वेंडर है दुनिया का, सबसे ज्यादा इसी की डिवाइसेस बिकी होंगी, सबसे ज्यादा मैक इसी ने इस्तेमाल किए होंगे, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद यहां था CCC एग्जैक्टली यही वाला मैक CDP का भी है। इस मैक का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ ऑल सिस्को डिवाइसेस, ग्रुप ऑफ ऑल सिस्को डिवाइसेस। हर वो प्रोटोकॉल जिसने सिस्को की डिवाइसेस की तरफ अपडेट भेजनी है वो यही मैक इस्तेमाल करेगा। तो बहरहाल जी ये डीटीपी का मैंने बेसिक एक इंट्रोडक्शन आपको बताया है। तो स्टैटिक का मतलब जो करना है हमने करना है, डायनामिक का मतलब जो करना है किसी प्रोटोकॉल ने करना है, और वो प्रोटोकॉल कौन सा है? डीटीपी। वो प्रोटोकॉल कौन सा है? डीटीपी, ठीक है जी। ये यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट मैक आपने काफी डिटेल के साथ पढ़े हुए हैं पहले के, ठीक है जी। चले जनाब, आ जाते हैं अब इसके अगले हिस्से के ऊपर। अगर आपने स्टैटिकली ट्रंक कॉन्फ़िगर करना है तो आपको क्या करना पड़ता है, और अगर आपको डायनामिकली ट्रंक कॉन्फ़िगर करना पड़ता है तो फिर आपको क्या करना पड़ता है। इसके लिए नेक्स्ट पेज पे एक ट्री की शक्ल में इस कॉन्सेप्ट को लिखवाता हूं। ट्रंक लिंक कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, अभी अभी आपने कहा एक मेथड स्टैटिक है और दूसरा मेथड डायनामिक है। डायनामिक में जो आपने याद रखना है वो एक प्रोटोकॉल है, DTP, डायनामिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। अच्छा जी, अगर आपने स्टैटिकली कॉन्फ़िगर करना है ट्रंक, तब भी आपको दो चीजें कॉन्फ़िगर करनी पड़ती हैं, और अगर आपने डायनामिकली ट्रंक कॉन्फ़िगर करना है तब भी दो ही चीजें कॉन्फ़िगर करनी पड़ती हैं। एक तो यहां पे फौरी तौर पे तबसरा किया जा सकता है कि सर स्टैटिक से डायनामिक पे जाने की बुनियादी वजह यही होती थी, स्टैटिक में काम ज्यादा और डायनामिक में काम, और अगर इधर दोनों में बराबर काम करना तो हम डायनामिक फिर नहीं कॉन्फ़िगर करेंगे, स्टैटिक ही बेहतर है। क्योंकि स्टैटिक में बोझ सिर्फ हम पे होता है, डायनामिक में बोझ सारा रिसोर्सेज पे होता था। यहां पे आप कह रहे हैं डायनामिक है तो रिसोर्सेज पे भी बोझ है और हमारे पे भी उतना ही बोझ है, तो बेहतर नहीं हम स्टैटिकली कॉन्फ़िगर कर लें। इसमें कोई शक नहीं है कि स्टैटिकली ट्रंक बनाना ही बेस्ट मेथड है, और पूरी दुनिया में ट्रंक स्टैटिकली ही कॉन्फ़िगर होता है। एक और लिमिटेशन भी तो है ना कि जो प्रोटोकॉल है वो सपोर्टेड भी सिर्फ और सिर्फ सिस्को टू सिस्को है, नॉन सिस्को के साथ तो आप कर ही नहीं सकते। सिस्को और नॉन सिस्को के दरमियान जब भी ट्रंक बनेगा वो बनेगा ही स्टैटिक। और अगर आप सिस्को टू सिस्को भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो बेस्ट यही है कि आप स्टैटिकली कॉन्फ़िगर कर लें, क्योंकि आपके ऊपर बोझ कोई कम नहीं हो जाना, तकरीबन एक जितना ही काम करना पड़ता है दोनों तरफ, स्टैटिक और डायनामिक। अच्छा जी, अब इसमें दो चीजें कॉन्फ़िगर करनी होती हैं, सेम है दोनों तरफ। एक है ट्रंक एनकैप्सुलेशन, ट्रंक एनकैप्सुलेशन, शॉर्टकट में लिख दिया मैंने एनकैप्सुलेशन को। और दूसरा पॉइंट होता है स्विच पोर्ट का मोड कॉन्फ़िगर करना, स्विच पोर्ट मोड, यानी आपको ट्रंक एनकैप्सुलेशन बतानी है और स्विच पोर्ट मोड बताना है। डायनेमिकली में भी आपको यही दोनों चीजें बतानी है, ट्रंक एनकैप्सुलेशन और स्विच पोर्ट का मोड। स्टैटिक में भी दो काम है, डायनेमिक में भी सेम वही दो काम आपको करने हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें फर्दर याद रखिएगा कि ट्रंक एनकैप्सुलेशन दो तरह की होती है, मतलब कॉन्फ़िगर करने के दो तरीके होते हैं। एक कहलाता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रंक एनकैप्सुलेशन, पहले लिख लें समझ आ जाएगा आपको भी। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रंक एनकैप्सुलेशन और ऑपरेशनल ट्रंक एनकैप्सुलेशन। स्विच पोर्ट मोड भी इसी तरह से है,
एडमिनिस्ट्रेटिव स्विच पोर्ट मोड और ऑपरेशनल। अब मैं कुछ वर्ड शॉर्टकट करके लिख रहा हूं, ठीक है जी। एडमिनिस्ट्रेटिव स्विच पोर्ट मोड और ऑपरेशनल। इधर भी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रंक एनकैप्सुलेशन और ऑपरेशनल, यहां पे भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्विच पोर्ट मोड और ऑपरेशनल। जिंदगी अब मैं आसान कर देता हूं। एडमिनिस्ट्रेटिव वो है जो आप करते हैं इनपुट, और ऑपरेशनल वो है जो उसकी आउटपुट आती है। इनपुट एंड आउटपुट, आपने क्या कॉन्फ़िगर किया वो एडमिनिस्ट्रेटिव है, जो उसकी आउटपुट आई वो ऑपरेशनल है। यानी आप ट्रंक एनकैप्सुलेशन कॉन्फ़िगर करेंगे और फिर उसकी जो आउटपुट आएगी उसको आप कहेंगे ये ऑपरेशनल ट्रंक एनकैप्सुलेशन है। आप स्विच पोर्ट मोड कॉन्फ़िगर करेंगे वो एडमिनिस्ट्रेटिव होगी, जो उसकी आउटपुट आएगी वो ऑपरेशनल स्विच पोर्ट मोड होगा। अब आप कहेंगे सर जो करेंगे वही आउटपुट आनी है ना, जो ट्रंक एनकैप्सुलेशन में रखूंगा आउटपुट वही आएगी, स्विच पोर्ट का मोड में जो रखूंगा आउटपुट भी वही आएगी। जाहिर है ऐसा नहीं होगा, तो इसीलिए यहां पे इन दोनों को अलग अलग लिखा हुआ है, वरना एक ही चीज होती है, वरना मैं ये लिखता ही ना ऐसे, ठीक है। सेम भी हो सकता है और फर्क भी आ सकता है। कहां सेम रहेगा कहां फर्क आएगा देखते जाते हैं। सबसे पहले बात होगी जी अब स्टैटिक वाले ट्री की। ये पूरी तरह क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा जब मैं अपनी बात को मुकम्मल कर लूंगा, ठीक है जी। तो जरा थोड़ा हौसले के साथ आपको ये देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। स्टैटिक में जो हम ट्रंक एनकैप्सुलेशन कॉन्फ़िगर करते हैं उसकी दो ऑप्शन है। वैन लिंक कॉन्फ़िगर करते हैं तो एनकैप्सुलेशन होती है कि नहीं होती, एचडीएलसी, पीपीपी, फ्रेम रिले। तो जब आप ट्रंक लिंक भी कॉन्फ़िगर करेंगे तो उसकी भी एनकैप्सुलेशन होती है। वो एनकैप्सुलेशन या तो आईएसएल होती है, आईएसएल से बनता है इंटर स्विच लिंक। इंटर एक होता है इंट्रा सेम, एक होता है इंटर डिफरेंट। इंटर स्विच लिंक डिफरेंट स्विचेस के दरमियान लिंक, ट्रंक को कहते हैं ना, मुख्तलिफ स्विचेस के दरमियान जो लिंक होता है उसको क्या कहते हैं, ट्रंक। इंटर स्विच लिंक आईएसएल, ये जनाब सिस्को की एनकैप्सुलेशन है। एचडीएलसी सिस्को का था कि नहीं था, एचडीएलसी याद है पॉइंट टू पॉइंट लिंक के लिए, एचडीएलसी सिस्को टू सिस्को यूज हो सकता है ना। तो आईएसएल भी अगर आमने सामने दोनों के दोनों स्विचेस सिस्को के हैं तो आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, आईएसएल यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, जो कि अक्सर ऐसा नहीं होगा, तो उसके लिए फिर आपको ओपन स्टैंडर्ड चाहिए। जैसे वैन लिंक में पॉइंट टू पॉइंट होता था, पीपीपी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ठीक है जी। तो यहां पे है 802 से शुरू होने वाले याद है आपको IEEE के प्रोटोकॉल होते हैं। 802.3 ईथरनेट, 802.11 वाईफाई, 802.15 ब्लूटूथ, ठीक है जी। तो 802.1Q IEEE की ये ट्रंक के लिए एनकैप्सुलेशन है, जिसका नंबर ये है और इसका नाम भी इसके नंबर से डिराइव हुआ है। इसको अंग्रेजी में ये नाम दिया गया है .1Q, इस तरह से लिखा जाता है DOT.1Q, एनकैप्सुलेशन का नाम है। कमांड में भी यूं ही लिखा जाता है DOT.1Q। एनकैप्सुलेशन ट्रंक की या तो आईएसएल होती है या .1Q, दोनों में से बेहतर कौन सी है, .1Q, जो कि ओपन स्टैंडर्ड है। सिस्को टू सिस्को भी चलेगी, सिस्को टू नॉन सिस्को भी चलेगी, ठीक है जी। अच्छा, स्टैटिक में आप आईएसएल कॉन्फ़िगर करेंगे तो ऑपरेशनल भी आईएसएल होगी। आप .1Q कॉन्फ़िगर करेंगे तो ऑपरेशनल भी .1Q ही होगी, जो करेंगे वही होगा। स्टैटिक में यही होता है। स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर करते थे तो कहते थे ये नेक्स्ट हॉप है, पलट के उसने कभी जवाब दिया, उसने कहा नहीं मैं नहीं मानता, कभी हुआ है ऐसा नहीं, जवाब करते हैं वो हो जाता है। ऐसे ही होता रहा ना, स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर करके कहते हैं ये नेक्स्ट हॉप है तो वो नेक्स्ट हॉप हो जाता है। तो यहां पे आप कहेंगे जी आईएसएल, तो वो कहेगा ठीक है आईएसएल। आप कहेंगे .1Q, वो कहेगा ठीक है .1Q। जो कॉन्फ़िगर करेंगे वही आउटपुट होगी। सिमिलरली स्विच पोर्ट मोड की अगर हम बात करें, ठीक है जी, तो स्विच पोर्ट मोड एडमिनिस्ट्रेटिव के केस में अगर हम बात करें तो हम अगर कहेंगे जी ट्रंक, स्विच पोर्ट का मोड ट्रंक है, आप ट्रंक करेंगे तो ऑपरेशनल भी
ट्रंक होगा। आप कहेंगे जी एक्सेस, तो ऑपरेशनल भी एक्सेस ही होगा, जो करेंगे वो हो जाएगा, तो कोई खास परेशानी वाली बात यहां पे नहीं है। आपने कहा स्विच पोर्ट का मोड ट्रंक रखना है, ट्रंक हो जाएगा। आप कहेंगे जी एक्सेस रखना है, एक्सेस हो जाएगा। आप कहेंगे इनकैप्सुलेशन आईएसएल करनी है, आईएसएल हो जाएगा। आप कहेंगे डॉट वन क्यों करना है, डॉट वन क्यों हो जाएगा। तो ये कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। कहानी में जो ट्विस्ट है वो डायनामिक के केस में है, ठीक है जी। तो इस ट्विस्ट को यहां से उठाएं, अगले पेज पे ले जाते हैं और वहां जाके इसको डिस्कस करते हैं कि इधर क्या स्टोरी है। डायनामिक में जी सबसे पहले ट्रंक एनकैप्सुलेशन पे बात कर लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रंक एनकैप्सुलेशन, इधर भी पहले दो पॉइंट्स तो सेम ही है, आईएसएल एंड डॉट वन क्यू। लेकिन ये तो स्टैटिक वाला ही था ना, ये कोई फर्क तो नहीं ना आया। बात तो फर्क की हो रही है, ये काम तो हम स्टैटिक में भी करते थे, तो फर्क क्या है? फर्क यहां पर जी एक तीसरी ऑप्शन भी है। कब? तीसरी ऑप्शन कब है? जब आप डीटीपी यूज कर रहे हैं, डायनेमिकली ट्रंक बना रहे हैं। अच्छा, अक्सर लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर ये डीटीपी भी प्रोटोकॉल है, आईएसएल भी प्रोटोकॉल है, तो डॉट वन क्यू भी प्रोटोकॉल है। हुजूर, डीटीपी का काम आईएसएल और डॉट वन क्यू को कॉन्फ़िगर करना है। प्रोटोकॉल असल में आईएसएल और डॉट वन क्यू है जिससे ट्रंक बनता है। तो आईएसएल और डॉट वन क्यू हमने कॉन्फ़िगर करना है या डीटीपी ने कॉन्फ़िगर करना है, ये सवाल है, ठीक है जी। तो यहां पे एक थर्ड ऑप्शन है, निगोशिएट। ये किस सूरत में तीसरी ऑप्शन है? अगर आप डायनामिकली ट्रंक बना रहे हैं तो, और वो क्या है? निगोशिएट। निगोशिएट क्या होता है ये समझ लें। लेट से ये दो स्विच है, ये लिंक है, ठीक है जी। इस तरफ आपने कन्फिगर कर दिया तो एडमिनिस्ट्रेटिव हुआ ना, आपने कहा निगोशिएट। अच्छा, दूसरी तरफ आपने कन्फिगर किया हुआ था डॉट वन क्यू। एक तरफ एडमिनिस्ट्रेटिव निगोशिएट और दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेटिव डॉट वन क्यू। निगोशिएट के नाम से ही जाहिर है, इसका मतलब होता है दूसरी तरफ चेक करो, जो दूसरी साइड की इनकैप्सुलेशन है अपनी भी वही कर लेना। एनकैप्सुलेशन मस्ट बी सेम ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ सेम होनी चाहिए। तो इस तरफ की अब ऑपरेशनल क्या हो जाएगी? डॉट वन क्यू। एडमिनिस्ट्रेटिव क्या थी? निगोशिएट। ऑपरेशनल क्या है? डॉट वन क्यू। सेम है क्या डिफरेंट है? डिफरेंट है, का मतलब है ये डिफरेंट भी हो सकता है, इसीलिए तो दोनों को अलग-अलग लिखा हुआ था। अच्छा, अब एक तरफ निगोशिएट हो और दूसरी तरफ आईएसएल हो, तो निगोशिएट वाला दूसरी तरफ चेक करेगा, आईएसएल है, ये अपनी भी आईएसएल कर लेगा। अब सवाल, अगर दोनों तरफ ही निगोशिएट हो तो निगोशिएट का ताल्लुक किस प्रोटोकॉल के साथ है? डीटीपी। डीटीपी का ताल्लुक किसके साथ है? सिस्को के साथ, ठीक है जी। सिस्को की अपनी एनकैप्सुलेशन कौन सी है? आईएसएल, ठीक है जी। अगर दोनों तरफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रंक एनकैप्सुलेशन निगोशिएट हुआ तो दोनों तरफ की ऑपरेशनल एनकैप्सुलेशन आईएसएल होगी, और बाय डिफॉल्ट यही होता है। यानी बाय डिफॉल्ट डीटीपी चल रहा होता है और निगोशिएट इनेबल्ड होता है, जिसके नतीजे में ऑपरेशनल एनकैप्सुलेशन आईएसएल होती है। सिस्को ने निगोशिएट कॉन्फ़िगर किया होता है एडमिनिस्ट्रेटिव, और ऑपरेशनल क्या आएगा? आईएसएल। तो दोनों तरफ निगोशिएट तो आईएसएल, एक तरफ निगोशिएट दूसरी तरफ डॉट वन क्यू तो डॉट वन क्यू, एक तरफ निगोशिएट दूसरी तरफ आईएसएल तो आईएसएल, दोनों तरफ निगोशिएट तब भी आईएसएल, ठीक है जी। तो उम्मीद है कि ये, अच्छा नोट करें, ट्रंक एनकैप्सुलेशन ऑपरेशनल जो है ना, या वो आईएसएल होती है या वो डॉट वन क्यू, बट एडमिनिस्ट्रेटिव में आपके पास तीन ऑप्शन है, एक निगोशिएट भी है। ऑपरेशनल कभी भी निगोशिएट नहीं हो सकती, क्योंकि निगोशिएट किसी इनकैप्सुलेशन का नाम नहीं है, वो उसे कॉन्फ़िगर करने का तरीका है, ठीक है जी। अब आप आ जाएंगे स्विच पोर्ट मोड पे, डायनामिक के अंदर, डायनामिक में स्विच पोर्ट मोड, एडमिनिस्ट्रेटिव पे आते हैं। यहां पे जी एडमिनिस्ट्रेटिव मोड है डायनेमिक डिजायरेबल और डायनेमिक ऑटो। एडमिनिस्ट्रेटिव स्विच पोर्ट मोड या तो डायनेमिक डिजायरेबल होता है या डायनेमिक ऑटो।
क्योंकि ना ट्रंक ना एक्सेस, ठीक है जी। लेकिन एक भरोसा रखें कि नतीजा इनका वही निकलेगा, या ट्रंक बनेगा या ट्रंक नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो एक्सेस, या पोर्ट ट्रंक होगी या एक्सेस होगी, नतीजा ये निकलना है। अब इन दोनों को मैं आसान लफ्जों में समझा देता हूं। देखें जी, दो तरह के लोग हो सकते हैं, वैसे तो बहुत तरह के हो सकते हैं, मेरी मिसाल के लिए दो तरह के हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दूसरों के साथ गपशप लगाने का, बड़े सोशल होते हैं, सलाम दुआ करने में हमेशा पहल करेंगे, ठीक है जी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी खुद इनिशिएटिव नहीं लेते, खुद आगाज नहीं करते। कोई दूसरा सलाम कर ले तो जवाब दे देते हैं, कोई बात कर ले तो जवाब दे देंगे, ठीक है। सड़े हुए लोग, डीठ, सड़े हुए, ठीक है, जो भी कहना चाहें आप, ठीक है। तो ये इस तरह के दो लोग हो सकते हैं। अच्छा, अब आमने सामने दो ढीठ और सड़े हुए लोग खड़े हो जाएं, बात ही नहीं होगी। वो कहेगा ये सलाम करेगा तो जवाब दूंगा मैं, और दूसरा भी यही सोच रहा होगा, तो कभी इनके दरमियान बातचीत नहीं हो पाए। बातचीत के लिए जरूरी है कि कम से कम कोई एक ऐसा हो जो इनिशिएटिव ले ले, सलाम कर ले, दूसरा जवाब दे देगा, बात आगे बढ़ जाएगी, ठीक है जी। या दोनों ही ऐसे लोग हों जो सलाम करने में पहल करते हो, बातचीत करने वाले हो, तब भी कम्युनिकेशन हो जाएगी। लेकिन दो सड़े हुए लोग अगर सामने सामने आ गए तो गुजारा नहीं हो सकता, ठीक है जी। तो ये डायनामिक डिजायरेबल और डायनामिक ऑटो बिल्कुल इसी तरह से है। मिसाल के लिहाज से डायनामिक डिजायरेबल इसके नाम में है, ये खुद ख्वाहिश रखता है कि बातचीत की जाए, ठीक है जी। तो डायनामिक डिजायरेबल उस बंदे की तरह है जो पहल करता है, और ऑटो उसकी तरह है जो जिसको सलाम किया जाए तो वो जवाब दे देता है, वरना नहीं। सड़ा हुआ जो था, जो डीट था, वो ऑटो है, ठीक है जी। और जो सोशल है, जो पहल करता है, वो डिजायरेबल है। टेक्निकल टर्म्स में इनको मैं किस तरह से डिफाइन करूंगा वो भी सुन लें। बेसिकली डीटीपी की मदद से जब आप दो स्विचेस के दरमियान ट्रंक बनाना चाह रहे हैं तो बेसिकली डीटीपी एक चीज है जिसको कहते हैं डीटीपी सेशन। जब ये बन जाता है तो आपका लिंक ट्रंक बन जाएगा। डीटीपी सेशन बनने का मतलब है ट्रंक लिंक बन गया। सेशन का मतलब दोनों तरफ टू वे कम्युनिकेशन होनी चाहिए, ये अपना तारुफ से कराए, वो अपना तारुफ से कराए, ठीक है जी। इधर की एनकैप्सुलेशन उधर बताए, उधर की एनकैप्सुलेशन इधर बताए, ट्रंक बन जाएगा। तो डीटीपी सेशन बनना चाहिए। डीटीपी सेशन बनने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं। डीटीपी में दो फ्रेम्स होते हैं, मैं पैकेट क्यों नहीं कह रहा, लेयर 2 है, ठीक है। डीटीपी के दो फ्रेम्स हैं, एक को कहते हैं डीटीपी रिक्वेस्ट और दूसरा है डीटीपी रिप्लाई। सेशन बनने के लिए जरूरी है कि एक तरफ से रिक्वेस्ट आए और दूसरी तरफ से रिप्लाई जाए। ये टू वे कम्युनिकेशन है, इसका होना जरूरी है फॉर डीटीपी सेशन। कभी भी रिप्लाई रिक्वेस्ट के बगैर नहीं जा सकता, रिक्वेस्ट आती है तो रिप्लाई जाता है। तो याद रखें, जो डायनेमिक डिजायरेबल है ना, जो डायनेमिक डिजायरेबल है, इसके पास रिक्वेस्ट और रिप्लाई दोनों की कैपेबिलिटी है। और जो डायनेमिक ऑटो है, इसके पास सिर्फ रिप्लाई की कैपेबिलिटी है। डिजायरेबल रिक्वेस्ट भी कर सकता है, रिप्लाई भी दे सकता है, और ऑटो सिर्फ रिप्लाई कर सकता है। अब मुझे बताएं, अगर एक तरफ डायनामिक ऑटो हो और दूसरी तरफ भी डायनामिक ऑटो हो, क्या नतीजा निकलेगा? ना रिक्वेस्ट जाएगी, ना रिप्लाई आएगा, ना सेशन बनेगा, ना ट्रंक बनेगा। ट्रंक नहीं बनेगा तो एक्सेस तो ये पहले ही था, तो एक्सेस ही रहेगा, ये ट्रंक नहीं बनेगा, हालांकि ट्रंक बनना चाहिए, ठीक है जी। तो ट्रंक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों में से किसी एक साइड पे डायनामिक ऑटो को चेंज करके डायनामिक डिजायरेबल कर दें। जब आप डिजायरेबल करेंगे, रिक्वेस्ट जाएगी, रिप्लाई आएगा, सेशन बन जाएगा, ट्रंक बन जाएगा। या दोनों तरफ ही आप डायनामिक डिजायरेबल कर दें तब भी ट्रंक बन जाएगा। एक तरफ से हो सकता, दोनों ने अब रिक्वेस्ट भेजनी, एक तरफ से पहले चली जाएगी, फिर उसका रिप्लाई आ जाएगा और सेशन बन जाएगा, ठीक है जी। तो दोनों तरफ डिजायरेबल हो तब भी ठीक है, एक तरफ ऑटो एक तरफ डिजायरेबल हो तब भी ठीक है, दोनों तरफ ऑटो हो तो ट्रंक नहीं बनेगा। बाय डिफॉल्ट याद रखिएगा 99% स्विचेस के अंदर फैक्ट्री से डायनामिक ऑटो कॉन्फ़िगर होके आता है। तो यानी अब आप जब दो स्विचेस को आपस में कनेक्ट करेंगे तो 99% चांस इसी बात का कि ऑटो ऑटो होगा। ऑटो को डिजायरेबल में बदलना है, ये स्विच पोर्ट मोड होता है ना, तो कमांड इसकी क्या होगी? स्विच पोर्ट मोड।
इसके आगे एक्सेस लिख देंगे तो एक्सेस बन जाएगा, ट्रंक लिख देंगे तो ट्रंक बन जाएगा, डायनामिक ऑटो लिख देंगे तो डायनामिक ऑटो हो जाएगा, डायनामिक डिजायरेबल लिख देंगे तो डिजायरेबल हो जाएगा। अब बंदा कहता है जिन हाथों से मैंने स्विच पोर्ट मोड डायनामिक डिजायरेबल लिखना है तो मैं स्विच पोर्ट मोड ट्रंक सीधा सीधा नहीं लिख सकता। मैंने कहा था ना काम तकरीबन एक जितना ही है। तो बंदा कहता है मैं स्टैटिकली कन्फिगर कर लेता हूं अगर मैं नहीं करना है तो। यही बात है कि आजकल स्टैटिकली ही ट्रंक की कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक है जी, आप अगर करना चाहें और सिस्को प्लेटफॉर्म है तो यू कैन, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस जो है वो स्टैटिक ट्रंक बनाना ही है। ठीक है जी, जब मैंने आगाज किया था इसका तो मैंने कहा था जब आप तारे लगाएंगे स्विच के दरमियान तो ट्रंक बन भी सकता है खुद से और नहीं भी बन सकता, ना बनने के चांसेस ज्यादा है। वजह क्या थी? ज्यादातर पर ऑटो है और जिस एक प्लेटफॉर्म पे है वो भी बता देता हूं, सिस्को का 3550 वो मॉडल है जिसके ऊपर फैक्ट्री से इसकी तमाम पोर्ट्स पे डायनामिक डिजायरेबल होता है। 3550 की सारी पोर्ट्स पे फैक्ट्री से ही डायनामिक डिजायरेबल कन्फिगर करके भेजा जाता है। इसके साथ अब आप जिस मर्जी स्विच को लगा दें ट्रंक बन जाएगा खुद ही, क्योंकि दूसरे पे ऑटो ऑन है, इस पे डिजायरेबल है, ट्रंक बन जाएगा। अब फिर आप ये सोचते हैं सर ये अच्छी बात नहीं है, सारों पे डिजायरेबल कर देते हैं। वो इसलिए नहीं किया गया कि अक्सर जो है वो ट्रंक एक्सीडेंटली बन जाता है। अब आगे जाके आप पढ़ेंगे इसमें स्विचिंग लूप्स का भी एक कॉन्सेप्ट आना है, तो अक्सर हमने ट्रंक नहीं बनाना होता। हम नहीं चाहते कि हादसाती तौर पे दो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो और ट्रंक बन जाए और लूप बनना शुरू हो जाए। एडमिनिस्ट्रेटर जब खुद चाहे जाहिर है वो डिजाइन बना के सोच समझ के फैसला करेगा। ठीक है जी, एडमिनिस्ट्रेटर कहेगा ट्रंक बनाना है वो कन्फिगर, जिस तरह वो डिफॉल्ट रूट कल बीजीपी वाला था, बीजीपी में डिफॉल्ट रूट रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, एक एक्स्ट्रा कमांड देनी पड़ती है अगर एक्सीडेंटली ना चला जाए। बिल्कुल उसी तरह यहां पर भी था। तो ट्रंक अगर खुद ब खुद बन जाएगा तो इससे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, स्विचिंग लूप्स बन सकते हैं। ठीक है जी, तो उनसे बचने के लिए फिर ये काम किया गया कि आप ज्यादातर इससे पहले भी और बाद में भी ऑटो ही होता है। आप खुद कन्फिगर करेंगे, अपने हाथों से कोई गलती करें तो वो करें। स्विच कहता है वो मैं अपना जो मेरा मैकेनिज्म है बिल्ट इन उसको मैं ऐसा नहीं बना सकता कि मेरी वजह से लूप बनना शुरू हो। ये जो मैंने अभी आपको बताया है इस सारे को समराइज करने के लिए बहुत सारे सवाल जेहन में होते हैं, कुछ सवाल आपके जेहन में आए भी नहीं होंगे जिनका जवाब अभी आपको ये जो मैं समरी लिखने लगा हूं इस पूरे कॉन्सेप्ट की आपको उसके जवाब मिल जाएंगे। ठीक है जी, उसके लिए दो चीजें हमने देखा, दो ही चीजें, या ट्रंक की एनकैप्सुलेशन है या स्विच पोर्ट का मोड है। तो सबसे पहले इधर मैं स्विच पोर्ट मोड के हवाले से एक टेबल बना रहा हूं, ये डॉक्यूमेंटेड है ये टेबल। ठीक है जी, आपको बहुत सारी किताबों के अंदर भी लिखा हुआ मिल जाता है। इसमें एक तरफ भाई दो स्विच होते हैं ना, एक तरफ मैं स्विच ए के लिए चीजें लिखूंगा और एक तरफ स्विच बी। स्विच बी के लिए इस तरफ, ए के लिए इस तरफ। स्विच पोर्ट मोड लिखने लगा हूं और वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वाले जो हम कन्फिगर करते हैं। स्विच पोर्ट मोड ट्रंक हो सकता है, स्टैटिक वाला, हम कहें जी ट्रंक तो ट्रंक। एक्सेस भी हो सकता है, डायनेमिक डिजायरेबल भी हो सकता है, डायनामिक ऑटो भी हो सकता है। बस एडमिनिस्ट्रेटिव स्विच पोर्ट मोड यही है। स्विच बी के लिए भी तो फिर यही है ना, ट्रंक, एक्सेस, डायनामिक डिजायरेबल और डायनामिक ऑटो। ये टेबल की बाहर वाली साइड पे जो मोड नजर आ रहे हैं दीज आर एडमिनिस्ट्रेटिव स्विच पोर्ट मोड्स। ये कौन से हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव स्विच पोर्ट मोड्स। दरमियान में अब मैं जो लिखूंगा ये ऑपरेशनल होंगे। लेकिन जी अगर एक तरफ स्टैटिकली ट्रंक और दूसरी तरफ भी स्टैटिकली ट्रंक हो तो इसके नतीजे में ऑपरेशनल मोड दोनों तरफ ट्रंक होगा, ट्रंक बन जाएगा आमने सामने। दोनों तरफ कमांड दिया है स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, इधर भी स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। स्टैटिकली आपने ट्रंक लिंक कॉन्फ़िगर कर, दोनों तरफ ऑपरेशनल ट्रंक होगा, खालिस ट्रंक, बेहतरीन बेस्ट प्रैक्टिस वाला ट्रंक स्टैटिकली बना है। अच्छा जी, एक तरफ स्टैटिकली ट्रंक और दूसरी तरफ स्टैटिकली एक्सेस, ये गलत कॉन्फ़िगरेशन है, नॉट रिकमेंडेड। सिस्को के डॉक्यूमेंट्स में नॉट रिकमेंडेड, ये रॉन्ग है। एक लिंक आधा एक्सेस और आधा ट्रंक नहीं हो सकता, तो ये करेंगे गलत। एक तरफ ट्रंक दूसरी तरफ डायनामिक डिजायरेबल। ठीक है जी, एक तरफ ट्रंक दूसरी तरफ, ये देखें ये वो चीज थी जो आपके ज़हन में नहीं आई थी। याद रखें अगर आप ऐसा करते हैं ट्रंक बन जाएगा, दोनों तरफ का जो ऑपरेशनल है वो ट्रंक होगा। ये पॉसिबल है
कि एक तरफ स्टैटिकली कॉन्फ़िगर किया जाए, दूसरी तरफ डायनामिकली, इस पे भी ट्रंक बन जाता है। दोनों तरफ ऑपरेशनल मोड ट्रंक होगा। एक तरफ ट्रंक, दूसरी तरफ डायनामिक ऑटो, इस पे भी ट्रंक बन जाएगा, क्योंकि यहां इनिशिएटिव लेने वाला काम आप अपने हाथ से कर रहे हैं। ठीक है जी। जिस तरह बीजीपी में नेबर की कमांड, जिस तरह वर्चुअल लिंक में आप हेलो अपने हाथ से भेजते हैं, एरिया 1 वर्चुअल लिंक, जिसको भेजना है उसका आईपी, तो ये काम आप खुद कर रहे हैं, तो ऑटो आगे से रिस्पॉन्ड कर देगा, रिप्लाई भेज, ट्रंक बन जाएगा आपका। एक तरफ ऑटो, दूसरी एक तरफ एक्सेस, दूसरी तरफ ट्रंक, गलत कॉन्फ़िगरेशन। एक तरफ एक्सेस, दूसरी तरफ भी एक्सेस, एक्सेस। एक तरफ एक्सेस, दूसरी तरफ डिजायरेबल, एक्सेस। एक तरफ एक्सेस, दूसरी तरफ डायनामिक ऑटो, एक्सेस। एक तरफ डिजायरेबल, दूसरी तरफ ट्रंक, ट्रंक। एक तरफ डिजायरेबल, दूसरी तरफ एक्सेस, एक्सेस। एक तरफ डिजायरेबल, दूसरी तरफ भी डिजायरेबल, ट्रंक। एक तरफ डिजायरेबल, दूसरी तरफ ऑटो, ट्रंक। एक तरफ ऑटो, दूसरी तरफ ट्रंक। एक तरफ ऑटो, दूसरी तरफ ऑटो, एक्सेस। एक तरफ एक्सेस है स्टैटिक, दूसरी तरफ ऑटो है, तो ये ट्रंक तो नहीं बनेगा, तो एक्सेस तो वो पहले ही है, एक्सेस। ऑटो और डिजायरेबल, ट्रंक। ऑटो और ऑटो, ट्रंक नहीं बनेगा, तो जब ट्रंक नहीं बनेगा, एक्सेस तो पहले ही है, वो एक्सेस ही रहेगा, ट्रंक नहीं बनेगा। ठीक है जी। इसमें ऐसी ऑप्शन भी डिस्कस हुई हैं जो खुद से आपने नहीं सोची थी, इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। ये सारे कॉम्बिनेशन किसके हैं? स्विच पोर्ट मोड के। बाहर वाले एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, अंदर वाले ऑपरेशनल हैं। अच्छा जी, इसी तरह एनकैप्सुलेशन पे आ जाएं, ट्रंक एनकैप्सुलेशन। एक तरफ स्विच ए और एक तरफ स्विच बी। भाई आप आईएसएल कॉन्फ़िगर खुद कर सकते हैं, आप डॉट 1Q कर सकते हैं और आप निगोशिएट, आप तो ये कर सकते हैं ना तीन काम, तो बी पे भी यही तीन काम कर सकते हैं आप, आईएसएल डॉट 1Q और निगोशिएट। एक तरफ आईएसएल, दूसरी तरफ आईएसएल, एनकैप्सुलेशन शुड बी सेम ऑन बोथ साइड्स। आईएसएल ट्रंक बनेगा और आईएसएल ट्रंक बनेगा। एक तरफ आईएसएल, दूसरी तरफ डॉट 1Q, मिसमैच एनकैप्सुलेशन, ट्रंक नहीं बनेगा। नहीं बनेगा का मतलब एक्सेस ही रहेगा। एक तरफ आईएसएल, दूसरी तरफ निगोशिएट, दोनों तरफ ऑपरेशनल, आईएसएल हो जाएगा, ट्रंक बन जाएगा। एक तरफ डॉट 1Q, दूसरी तरफ आईएसएल, ट्रंक नहीं बनेगा, मिसमैच है। एक तरफ डॉट 1Q, दूसरी तरफ भी डॉट 1Q, स्टैटिकली डॉट 1Q, ट्रंक बन जाएगा। एक तरफ डॉट 1Q, निगोशिएट डॉट 1Q। एक तरफ निगोशिएट, दूसरी तरफ आईएसएल, आईएसएल निगोशिएट, और दूसरी तरफ डॉट 1Q, डॉट 1Q। एक तरफ निगोशिएट, दूसरी तरफ भी निगोशिएट, आईएसएल। इस पे बात पहले भी हो चुकी है। तो ये जितना भी अभी हमने डिस्कस किया उस सारे की समरी है। अब तो सिर्फ इतना ही आपके बाकी रह गया है, दो स्विच हो और बारी बारी हम उन पे ये ऑप्शन डिफरेंट कॉन्फ़िगर करते जाएं और रिजल्ट्स देखते जाएं। इतने ज्यादा की जरूरत नहीं है, जाहिर है सिस्को ने अपनी किताब में ये लिखा हुआ तो ठीक ही लिखा होगा। ठीक है जी। तो इनमें से जाहिर है एक आधे को हम टेस्ट कर लेंगे, इसकी कमांडें हम चेक कर लेंगे, कोई मुश्किल कमांड नहीं है, दो ही कमांडें टोटल। स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन और स्विच पोर्ट मोड, टोटल कहानी इतनी है। मैंने पहले ही कहा था थ्योरियां तो खत्म होने का नाम नहीं लेंगी, लेकिन लैब बड़ी आसानी से हो जाएगी। दो कमांड है, स्विच पोर्ट मोड और स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन। जाहिर है इसको तो हम कल करेंगे, लेकिन आज के लेक्चर का सबसे अहम हिस्सा अब शुरू होने लगा है। ये तो वो टॉपिक था प्राइमरी जो आपने आज पढ़ना था अपनी आउटलाइन के मुताबिक। ठीक है जी। अब जो हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं, ठीक है जी, वो सबसे अहम है, तवज्जो से उसको आपने समझ लेना है। आज ब्रेक नहीं होगी, लेक्चर ही खत्म हो जाएगा बस। ठीक है जी। और 15-20 मिनट शायद ज्यादा भी लग सकते हैं, कोई पता नहीं, जोश खिताबत में बात कहां तक चली जाए। ठीक है, तो बहरहाल जी शुरू करते हैं, शुरू करेंगे तो खत्म होगा ना, तो चले ना। तवज्जो के साथ समझने, पंखे तेज कर दो, अब गर्मी हो चुकी है। ठीक है जी, एसी चला दो जी, इधर से नहीं चलेगा पंखा, उधर से चलेगा, एसी इससे चलेगा। और जो अब मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूं वो आपके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है जी।
थोड़ी देर चला लें इसको, आप अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि कमरे में ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है और मजीद हो जाएगी अभी। अच्छा जी, तो ये वाला हिस्सा आप लोगों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, और हमारे जो इंटर्नीज यहाँ पे आते हैं, ठीक है, जो लैब मैनेज कर रहे होते हैं, उनके लिए आप लोगों से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है जी। तो क्योंकि अगर किसी ने यहाँ लैब करनी है तो मैंने तो आपको लैब में फैसिलिटेट नहीं करना, उन्होंने ही आप लोगों को एक्सेस करके देना है, तो ये उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें नेटवर्क डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ चीजें आएंगी जो आप खुद बताएंगे कि इनमें क्या चीज बेहतर हो सकती है या क्या मसले मसाइल हैं, तो तवज्जो से चीजों को समझना है। शुरू करते हैं जी इसको। मैं कहता हूँ जी, लेट से एक रैक है, रैक आपने देखा हुआ है, हमारी लैब के अंदर भी 3 रैक्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। रैक से क्या मुराद होती है वो आप जाके वहां पे देख सकते हैं, ठीक है जी। अभी मैं यहाँ पे दोबारा भी दिखा देता हूँ आपको। मैं कहता हूँ लेट से इसके अंदर कोई 8 शेल्फे हैं। मैंने आपको यूनिट का कॉन्सेप्ट भी बताया था, 1U 2U क्या होता है। तो आप इसको, मैं कहता हूँ यहाँ पे आपके पास 8 जो है वो स्लॉट्स हैं जिनमें आप 8 डिवाइसेस रख सकते हैं। ये 4 बन गई हैं तो 4 ही और कर लें आप, 5 6 7 और 8, ठीक है। आपकी मर्जी है, इनमें राउटर रखने हैं राउटर रख लें, स्विच रखने हैं स्विच रख लें, इट इज मिक्स, दोनों चीजें रखनी है दोनों चीजें रखी जा सकती हैं। तो मैं चले आसानी के लिए इधर राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3, राउटर 4, चलें इधर स्विच लगा लेते हैं। स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3 और स्विच 4। ये 8 हैं अभी टोटल और एक रैक में मौजूद है। जाहिर है आप यहाँ पे लोकली एक्सेस करेंगे ना, आप भी यहाँ पे ही हैं ये भी यहाँ पे ही है, तो इनको लोकली एक्सेस करें। लोकल एक्सेस के लिए क्या करना पड़ता है, एक लाइन कंसोल होती है इन पे, और ये कौन सी केबल होती है, रोल ओवर या कंसोल। ये मैं अपने लैपटॉप से लगा लूंगा इसकी यूएसबी वाली साइड, और दूसरा RJ45 कनेक्टर लाइन कंसोल में जाएगा, लाइन कंसोल 0 में। राउटर 1 को एक्सेस करना है तो मैं उठ के राउटर 1 पे कंसोल लगाऊंगा, लैपटॉप रैक के पास बैठा हूंगा, पहली तो इंपॉर्टेंट चीज ये है, रैक के पास बैठना पड़ेगा, और उसके बाद इसको मैं राउटर 1 पे लगाऊंगा। राउटर 1 को कॉन्फ़िगर करते ही साथ ही मुझे राउटर 2 पे जाना है, मैं दोबारा खड़ा होऊंगा अपनी सीट से, उसको राउटर 2, फिर राउटर 3 4, फिर स्विच, तो फिर याद आएगा ओ हो उधर राइट नहीं किया, फिर उठ के वापस कंसोल चेंज, फिर आएंगे, तो उठक बैठक आपकी जारी रहेगी। ये 8 है सिर्फ। CCI लैब में मैंने आपको कहा था आमतौर पे 50-60 राउटर तो मामूली सी बात है, 100 भी होते हैं, 100 भी हो सकते हैं। लेट से फिजिकल डिवाइसेस हैं 100 हैं, और सारी यहाँ पे इस तरह रैक लाइन में तरतीब से लगे हुए, ठीक है जी। और 10-10 डिवाइसेस, 10 रैक हैं, सब में 10-10 डिवाइसेस, 100 पूरी हो गई, पूरी हो गई, और आपने उन्हें लोकली एक्सेस करना है, ठीक है जी। 100 डिवाइस, इम्तिहान के 8 घंटे का टाइम आपको दिया गया है, और इन 100 को आपने कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है जी। राउटर 1 पे जाने के लिए उठेंगे, कंसोल लगाएंगे, जो कॉन्फ़िगर करना करेंगे, फिर राउटर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 100 राउटर्स पे आप बारी बारी कंसोल उतार के कॉन्फ़िगर करेंगे। फिर उसके बाद पहले स्टेप में तो आप इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, फिर आप आईपी देंगे, लिंक आप करेंगे, फिर आप OSPF से चलाना है आपने, फिर वेरीफाई करना है, फिर ACL लगानी है, राउट मैप लगाने हैं। कितनी की दफा इन 100 राउटर्स को एक्सेस करना पड़ेगा आपको, यानी राउटर 1 के बाद राउटर 100 पे जाना तो बकायदा भाग के आपको इस कोने से उस कोने में जाना पड़ेगा। 8 घंटे आपके पास होंगे उस लैब के लिए। सोचें, क्या ये कुछ पॉसिबल लग रहा है इस तरह से? पागल हो जाएंगे आप, उधर आप एंड पे आपने कहना दफा करो, ठीक है जी, खुद ही हो जाएगा जो होना है इसके साथ। अब फिजिकली थक जाएंगे आप बकायदा, इसका मतलब है ये ऐसे तो नहीं होता होगा। देखिए बैठे बिठाए आप तो थके, ठीक है, यानी आप सोचने को भी अब तैयार नहीं है। आप अभी तक कितने आराम से सोचते रहे ये कुछ सो लगाऊंगा मैं और लोकली एक्सेस हो जाएगा, लगाएं अब।
हमजा कह रहा है मैं कर लूं, यानी कि ये तरीका समझ से बाहर है, कोई और हल होना चाहिए इसका। ठीक है जी, तो और हल पे आ जाते हैं, तो फिर बताएं और क्या हल हो सकता है। रिमोटली एक्सेस कर लें। रिमोटली एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ता है? लाइन वीटीवाई। बहुत सही ना आप लोग, जबरदस्त, शाबाश। ठीक है, ये आप हैं, ये आगे 8 डिवाइसेस हैं, जरा बताएं मुझे कैसे करेंगे आप रिमोटली एक्सेस इनको। जबरदस्त भाई ने सबसे पहली एक बात क्यों कहते हैं सर इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन तो अगर वो 100 है ना तो वो तो कंसोल से करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन से मुराद होस्ट नेम, इनेबल पासवर्ड, आईपी शाईपी देने हैं, उसके बाद लाइन वीटीवाई पे जाना है, नो लॉगिन नो पासवर्ड जो भी आपने करना है। तो ये 100 के 100 पे 8 घंटे में आप 100 राउटर पे ये काम कर लेंगे, फिर राइट भी कराना हो जाएगा? नहीं हो सकता। और दूसरा चले, जब कर भी दिया तो आप कैसे कनेक्ट होंगे, फिजिकल कनेक्शन आपका कैसे बनेगा वो भी तो सोचें। एक स्विच वो कहते हैं आप लगा लें इस तरह करके, ठीक है जी, तो ज्यादा पोर्ट्स वाला होगा, या ज्यादा स्विच लगा लें, ट्रंक बना लें, आप इसके साथ कनेक्ट हो जाएं और स्विच से इस तरीके से आप इनको जोड़ लें। ये 8 हैं, तो 100 वाले केस में 100 लिंक होंगे। तो उसके लिए पहली बात, वो मसला तो अपनी जगह रहेगा, आपको इन स्विचेस की एक एक पोर्ट पे तो आईपी देना है ताकि वो पिंगेबल हो, लाइन वीटीवाई को कॉन्फ़िगर करना है, तो तब जाके टेलनेट होगा ना। जब ये हो जाएगा तो फिर तो ठीक है, लेकिन इस सारे के लिए आपको एक लंबी मुशक्कत से गुजरना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद एक प्रॉब्लम है, आपका तो इम्तिहान था ना, एग्जाम वाले 100 राउटर तो इम्तिहान में लगा हुआ है, तो जिस फास्ट इथरनेट को आपने जोड़ दिया इसके साथ अभी, वो बाद में पता लगता है कि हर राउटर पे दो दो फास्ट इथरनेट पोर्ट्स हैं और दोनों ही लैब के अंदर ही यूज हो रही हैं, कोई फास्ट इथरनेट पोर्ट फारिग नहीं है। मजाक में चावा आप कहेंगे मैं वो फास्ट इथरनेट को स्विच से जोड़ देता हूं और अपनी मर्जी का आईपी दे के ना वहां से एक्सेस करा लूंगा। तो अब वो जो लैब वाली फास्ट इथरनेट 0/0 थी जो आपने स्विच के साथ लगा दिया, तो उसका क्या करेंगे? हम हो दोबारा उखाड़ो वापस फिर लगा देते। यानी आपने हर स्विच की एक एक पोर्ट ऑक्यूपाई कर लिया सिर्फ इसलिए कि आप उसको क्या कर सकें, यार ये जरा लेना, आप उसको क्या कर सकें, रिमोटली एक्सेस कर सकें। ठीक है जी, ये भी नहीं हो सकता। अब क्या करें? मसला है ना जी, मसले का कोई हल होना चाहिए। इधर लैब शैब की हद तक तो आप सोच लेते हैं, लेकिन बड़े स्केल पे आप सोचें, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी हैं वहां भी इसी तरह बहुत सारी डिवाइसेस होंगी, तो उनको एक्सेस कैसे किया करेंगे आप? मुश्किल सूरत है। इसका सोल्यूशन आपके जहन में नहीं आ रहा कोई? सर्वर क्लाइंट बना लें, कैसे, उसको एलैबोरेट करें। आप इसका सोल्यूशन मुझे बता ही नहीं सकते, क्यों? आपने देखा ही नहीं कभी, आपको कैसे पता होगा? ठीक है जी, तो चले आप इसको समझ लें कि ये काम कैसे होता है। ठीक है जी, कोई अहमियत है इसकी कि नहीं है, या बड़ी फालतू सी चीज करने लगे हम, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज करने लगे, इसका मतलब है फिर ध्यान से समझ लें आप। आपके कोर्स से सिस्को की किसी भी सर्टिफिकेशन के अंदर ये चीज नहीं कराई जाती, ये अब एक बड़ी अजीब सी चीज है, लेकिन ज्यादातर में ये नहीं होता। ठीक है, तो बहरहाल अब ये करना कैसे है, तरीकाकार मैं आपको समझाता हूं जी। इसके लिए एक डिवाइस है जिसको कहते हैं रिमोट एक्सेस सर्वर, रिमोट एक्सेस सर्वर, रैस। ठीक है, इसको टर्मिनल सर्वर भी कहते हैं, और इसको कम्युनिकेशन सर्वर भी कहते हैं। ज्यादा पॉपुलर नाम रिमोट एक्सेस सर्वर और टर्मिनल सर्वर है। टर्मिनल सर्वर या रिमोट एक्सेस सर्वर, कभी भी आपने इसकी शक्ल नहीं देखी, ऐसा आपको लगता है। ठीक है, अब ये रैश या रिमोट एक्सेस सर्वर क्या होता है? रैश या रिमोट एक्सेस सर्वर सिस्को का एक राउटर ही होता है।
रैश या रिमोट एक्सेस सर्वर सिस्को का एक राउटर। ये फिक्स पोर्ट राउटर भी हो सकता है और ये मॉड्यूलर राउटर भी हो सकता है। फिक्स पोर्ट भी हो सकता है और मॉड्यूलर। मॉड्यूलर राउटर जाहिर है नए राउटर्स में से कोई एक होगा और वो महंगा होगा, महंगा होगा। फिक्स पोर्ट पुराना होगा जैसे 2500 सीरीज, वो मिल जाए तो सस्ता मिल जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही है। तो याद रखिएगा सिस्को के जो 2500 सीरीज है उसमें दो मॉडल्स हैं, 2509 और 2511, 2509 और 2511। इनकी शक्ल आपने नहीं देखी कभी। वैसे आपने सबसे पहला राउटर जो मैंने आपको दिखाया था वो 2500 सीरीज का ही था, गालिबन 2514 2513 था। उनमें क्या होता था, पावर सप्लाई, लाइन कंसोल, लाइन ऑक्स, दो वैन पोर्ट्स, दो लैन पोर्ट्स और कहानी खत्म। लेकिन 2509 या 2511 जो है इनमें उन सब के अलावा एक या दो एक्स्ट्रा पोर्ट्स होती हैं जिनको कहा जाता है एसिंक पोर्ट्स। एसिंक इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ एसिंक्रोनस। एसिंक पोर्ट्स कहा जाता है इनको। क्या कहा जाता है? एसिंक पोर्ट। एक भी हो सकती है और ये दो भी हो सकती है, इट डिपेंड्स ऑन मॉडल। मॉडल कौन सा है? कहेंगे सर अगर ये पोर्ट उस पे है तो हम इसका क्या करें? तो उसका आप करेंगे कुछ यूं कि ये जनाब आपके लिए ये आया रैक वाला फोल्डर, और ये लें जनाब एक पेज पे ही ये दोनों मैं यहां पे आपको शो करवा देता हूं। इनको कहते हैं ऑक्टल केबल्स। ये केबल क्या कहलाती है जी? ऑक्टल केबल, नॉट ऑक्टा, इट इज ऑक्टल केबल। ऑक्टा ऑक्टल 8 ही होता है। ऑक्टल केबल ये है वो एसिंक या एसिंक्रोनस पोर्ट। ये कहां लगेगी? राउटर पे। 2509 या 2511 के राउटर पे जाहिर है ये वाली पोर्ट होगी, आप लगाएंगे। और इसके आगे कितनी केबल्स निकल रही हैं? 8। ये आठों की आठों कंसोल केबल्स हैं। ये आठों की आठों क्या हैं? कंसोल केबल्स हैं। ये आठों की आठों कंसोल हैं। हर एक का एक नंबर होता है। अगर आप यहां देखें तो यहां क्लियरली पढ़ा भी जा रहा है, मैं तो देख रहा हूं 1 2 3 4, जाहिर है नीचे 5 6 7 और 8। और बैक एंड पे हर केबल के अगेंस्ट एक पोर्ट नंबर डिफाइन हुआ होता है। ये इसकी इंटरफेस के ऊपर पोर्ट नंबर 2001, इट इज प्री डिफाइंड, आपको कुछ नहीं करना। पोर्ट नंबर 2001 इज फॉर पोर्ट 1, 2002 फॉर पोर्ट 2 एंड सो ऑन, 2008 फॉर पोर्ट 8। कितनी कंसोल पोर्ट्स हैं? कितनी कंसोल केबल्स हैं? सॉरी 8। हर एक के लिए एक पोर्ट नंबर डिफाइन हुआ है 2001 से 2008 तक। ठीक है जी। अच्छा ये तो 8 है। अगर एसिंक पोर्ट्स 2 हों तो इस तरह की कितनी केबल्स आप लगा सकते हैं? 2। दो केबल। अच्छा केबल ऑक्टल ही होती है, क्योंकि हेक्सा नहीं होगी, हेप्टा नहीं होगी, पेंटा नहीं होगी, केबल ऑक्टल ही है, 8 वाली है ना, उससे ज्यादा वाली भी कोई नहीं है। ठीक है जी। तो आप 2 केबल्स अगर इस तरह की लगा दें तो किस तरह कितनी कंसोल हो गई? 16। एक राउटर के साथ 16 डिवाइसेस कनेक्ट हो जाएंगी। मैं अपनी इस तस्वीर में पता क्या करूंगा, ये वाला आइडिया शक्ल तकरीबन ठीक ही थी आपकी, लेकिन यहां पे स्विच की बजाय रिमोट एक्सेस सर्वर लगेगा। ठीक है जी। और यहां पे एक लगाएंगे आप ऑक्टल केबल, 8 कंसोल निकलेंगी और 8 डिवाइसेस के साथ कनेक्ट हो जाएंगी, 8 के साथ कनेक्ट हो जाएंगी। ठीक है जी। अच्छा अब ये जो रिमोट एक्सेस सर्वर है, रिमोट एक्सेस सर्वर, इसके ऊपर फास्ट ईथरनेट या ईथरनेट 0/0 या ईथरनेट 0 पोर्ट तो होगी ना, उसको आप अपने स्विच के साथ, लैन के साथ या डायरेक्ट अपनी डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कर सकते हैं। करना आपको अब क्या होगा, चले मैं नीचे ड्रॉ कर लेता हूं इधर। यहां पे आपने स्विच लगाया, इस स्विच के साथ जितनी भी आपकी डिवाइसेस हैं आप उनको कनेक्ट कर देंगे। इस पोर्ट का आईपी भी होगा 192.168.1.1 दे दूं? दे दिया। अब इस नेटवर्क में मेरी जितनी भी डिवाइसेस होंगी सबकी नेटवर्क आईडी सेम होगी। ये रिमोट एक्सेस सर्वर पिंग हो जाएगा, टेलनेट भी हो जाएगा, अगर करना चाहूं तो हो जाएगा, टेलनेट हो जाएगा। ठीक है।
इस रिमोट एक्सेस सर्वर पे आपको अब कॉन्फ़िगरेशन अगर करनी है तो क्या करनी है, जाहिर है ईथरनेट 0 को आईपी देना है, लाइन वीटीवाई पे नो लॉगिन नो पासवर्ड वगैरह करना है, ठीक है जी। ये करने के बाद फर्दर कॉन्फ़िगरेशन आप देख लें। आपको वो डीएनएस वाली कॉन्फ़िगरेशन याद है जो आप राउटर पे करते हैं, सिस्को के राउटर पे, आईपी होस्ट वाली कमांड, आईपी होस्ट, आपने इस कमांड को यूज किया था, इसमें सिर्फ नाम होता था और आईपी होता था। आज तीन चीजें होंगी। लेट से मैं कहता हूं आईपी होस्ट R1, ये R1 आपके लिए है, R1 आपके लिए, आईपी होस्ट R1, ठीक है जी। उसके बाद अब आप लिखेंगे 2001, ये क्या है, पोर्ट नंबर 192.168.1.1। फिर आप लिखेंगे आईपी होस्ट R2 2002 192.168.1.1। इसी तरह R3 R4, अच्छा आपने 4 राउटर 4 स्विच लगाए थे ना। अच्छा एंड पे आ जाए तो आखिरी लाइन होगी आपकी आईपी होस्ट स्विच 4 2008 192.168.1.1। आईपी सेम है आपके इथरनेट का, दैट्स इट। बस ये कॉन्फ़िगरेशन करनी है। इसके बाद क्या करेंगे, अगर तो आप रैश पर ही बैठे हुए हैं, रैश से रिमोट एक्सेस सर्वर से आगे जो 8 डिवाइसेस कनेक्टेड है 8 कंसोल केबल्स के थ्रू, इसके लिए किसी आईपी शाईपी की जरूरत नहीं है। आप इसके रैश के इनेबल मोड में जाके अगर लिखेंगे 2001 और एंटर, तो पता क्या होगा, आप 2001 भी लिख सकते हैं और आप एक और चीज भी लिख सकते हैं R1, क्योंकि आपने ऊपर बाइंडिंग करा। आप R1 लिख दें या 2001 लिख के एंटर कर दें, पता क्या नतीजा निकलेगा, R1 एक्सेस हो जाए। R2 लिखेंगे तो R2 एक्सेस हो जाए, लेकिन वो तो रैश से हो रहा है, रिमोट एक्सेस सर्वर से। अपने आप कर सकते हैं वैसे, अगर वो आप एक नेटवर्क इंजीनियर हैं, कोई लैब एग्जाम देने गए हुए हैं, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। लेकिन आप अल्टीमेटली क्या चाह रहे थे, आप अपनी एंड डिवाइस पे बैठ के डायरेक्ट एक्सेस करना चाह रहे थे उन डिवाइसेस को, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे, लेट से आप सिक्योर सीआरटी यूज करते हैं ना, लैपटॉप पे सिक्योर सीआरटी खोला आपने, ठीक है जी। प्रोटोकॉल पूछता है आपसे वो नया सेशन बनाते हुए, आप प्रोटोकॉल बताएंगे टेलनेट, टेलनेट के बाद वो पोर्ट नंबर पूछता है। अच्छा आप बैठे कहां पे हो अभी, अपनी एंड डिवाइस पे, आप रैश पे नहीं है, रैश के लैन में जो एंड डिवाइस है वहां पे हैं आप, ठीक है जी। अच्छा टेलनेट के आगे आप लिखेंगे, वो आपसे ये भी पूछेगा आईपी किसको टेलनेट करना है, तो आईपी होगा 192.168.1.1, ये तो रैश का आईपी है ना, आईपी ये लिखेंगे। वो पूछेगा पोर्ट नंबर, अगर आपने 23 लिख दिया तो इसका नतीजा पता क्या निकलेगा, रैश टेलनेट हो जाएगा, रैश टेलनेट हो जाएगा। क्या रैश पे जाना चाह रहे थे, रैश से आगे जो 8 डिवाइसेस है उन पे, तो आप पता क्या करेंगे, इसकी बजाय यहां लिखेंगे 2001, सेशन को नाम देंगे, हर सेशन को नाम कहता ना, दो नाम देंगे R1 और इसको सेव कर लेंगे। नतीजा क्या निकलेगा, जब आप ये टेलनेट करेंगे तो टेलनेट की रिक्वेस्ट इस आईपी पे जाएगी, वो अब पहले तो लेयर 3 तक पहुंचेगा ना, वो कहेगा आईपी तो मेरा ही है, इसका मजीद छिलका उतारो, ये चाहता क्या है, डीकैप्सुलेट करो। ट्रांसपोर्ट लेयर पे पोर्ट नंबर निकलेगा, पोर्ट नंबर अगर 23 हुआ तो वही डिवाइस टेलनेट हो जाएगी, लेकिन पोर्ट नंबर क्या लिखा हुआ है 2001, और राउटर को 2001 का मतलब पता है, बाय डिफॉल्ट पता है, जो उसकी पहली ऑक्टल केबल है, ऑक्टल में से जो पहली नंबर 1 वाली कंसोल है, वो उस पे जो कुछ भी कनेक्ट हुआ है उसका डिस्प्ले दे देगा। इसी तरह आप कितने सेशन बना लेंगे, 8, सिक्योर सीआरटी में 8 टैब खुले होंगे आपके, ठीक है जी, और 8 की 8 डिवाइसेस एक्सेस होंगी। इस तरह आप और क्या कर सकते हैं, 16 करने हैं तो 2500 सीरीज पे 2 पोर्ट वाला भी 2500 सीरीज का मॉडल है, 2 ऑक्टल केबल लगा लें, 16 डिवाइसेस एक्सेस हो जाएंगे। उससे ज्यादा है तो क्या करें, मॉड्यूलर राउटर ले लें, मॉड्यूलर राउटर में कार्ड ढूंढ लें जिसमें एसिंक्रोनस पोर्ट्स ज्यादा हो, ठीक है। तो आप एक रिमोट एक्सेस सर्वर या मल्टीपल रिमोट एक्सेस सर्वर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अपनी सीट पे बैठ के, ठीक है जी, आप आराम से अपने पूरे नेटवर्क को, जिसमें सैकड़ों डिवाइसेस हो सकती हैं, उनको टेक्निकली देखा जाए तो लोकली एक्सेस कर रहे हैं, आपको बार बार उठक बैठक करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अच्छा ये जो रिमोट एक्सेस सर्वर है, ये ओवर द इंटरनेट भी एक्सेस हो सकता है कि नहीं,
कभी जिंदगी में किया है? मैंने तो कराया था, आपको याद हो या ना याद, ठीक है जी। तो ये हो सकता है, आप रिमोटली भी कर सकते हैं, अपने नेटवर्क से बाहर बैठ के भी उस रैश को एक्सेस किया जा सकता है, उस रिमोट एक्सेस को एक्सेस जो है वो आप कर सकते हैं। ये तो मैंने एक प्रॉब्लम के बारे में, आप जनरल इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दी है कि भाई इस तरह से करना हो तो ये तरीका है। अब मैंने कहा था हमारा यहाँ जो नेटवर्क बना हुआ है मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगा आपको। उसमें कुछ मसाइल हैं जिनको अब सॉर्ट आउट जवाद साहब करेंगे, और गनी साहब को भी मैंने बता दिया है, इसको भी साथ आपने मिलाना हो तो मिला लीजिएगा, ठीक है। तो अब वो करना क्या उसमें आपको दिखाता हूँ जी। हमारा नेटवर्क कुछ यूं बना हुआ है कि इधर, बल्कि मुझे बनाने की जरूरत ही नहीं है अलग से डायग्राम, ये आज क्योंकि सुबह ही मैं प्लान कर चुका था ये लैब हमने करनी है। तो ये कहीं देखा आपने इस तस्वीर में? आपको पता है मैं भी हूं, तो मैंने यही कपड़े पहने हुए क्योंकि आज की तस्वीर है, ठीक है जी। ये 3 रैक्स हैं, एक के अंदर ज्यादातर सिस्को के 2800 सीरीज के राउटर हैं और जुनिपर के कुछ डिवाइसेस हैं। सेंटर वाले में सिस्को के 2500 सीरीज की ज्यादातर डिवाइसेस हैं, और राइट मोस्ट जो है ये आप लोगों के लिए है, इसमें स्विचेस हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब इनमें हर रैक में, हर रैक के अंदर, इसको यूं कर लेते हैं, रैक 1, ठीक है जी, रैक 2, रैक 3, इन तीनों रैक्स में एक एक रिमोट एक्सेस सर्वर अलग अलग पड़ा हुआ है। इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है, और जाहिर है वो 2500 सीरीज का एक राउटर है। इन तीनों रैक्स के अंदर एक स्विच है जिसका मकसद हमारे इंटरनल नेटवर्क की कनेक्टिविटी करवाना है। इसमें मुझे ये नजर आ रहा है, यहां पे है वो वाला स्विच जिसकी बात मैं कर रहा हूं, ये है वो, इसमें गालिबन ये होगा, ठीक है, और इसमें ये है। ये स्विच यानी आपके लिए नहीं है, ये हमारे नेटवर्क की, इंटरनल नेटवर्क की कनेक्टिविटी के लिए बने हुए। सही हो गया जी। इस वाले स्विच में से एक केबल निकल के इस रैश में जा रही है, इधर से एक केबल निकल के इधर जा रही है, इधर से एक केबल निकल के यहां जा रही है। ये स्विच कितने हैं? 3 स्विच हैं, 3 रैश हैं। अच्छा जी, अब ये तो एक फिजिकल नेटवर्क था, जरा अगले पेज पे मैं आ जाता हूं। यहां पे ये लेट से आपका वो रैक 1, इसकी छोटी तस्वीर बना लेते हैं, ये रैक 2, ये रैक 3, ठीक है जी। इनमें मैंने आपको बताया है एक एक स्विच मौजूद है। हमारी लैब को अगर आप जाके देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 सिस्टम्स एक साइड पे पड़े हुए हैं, और इसी तरह कुछ 7 8 सिस्टम्स दूसरी साइड में। 14 15 टोटल डिवाइसेस हैं, कुछ लेफ्ट पे हैं, कुछ राइट पे। ये जितने भी सिस्टम्स है ना, इनसे केबल्स निकल के रैक 1 में जो स्विच लगा हुआ है इसके साथ कनेक्टेड है। नीचे फेस प्लेट है पांव वाली जगह पे, जिस तरह यहां पे है 2 पोर्ट्स हैं इसमें, वहां से केबल निकलती है और स्विच तक जाती है। केबलिंग हमारी सारी अंडरग्राउंड है, ठीक है। तो केबल निकलती है हर सिस्टम के नीचे से, और कहां जा रही है? रैक 1 में जो स्विच लगा है वहां पे। अच्छा, इसी तरह जो राइट साइड पे 7 सिस्टम्स हैं उनकी केबल निकल के रैक 3 में जो स्विच लगा है वहां जा रही है। और ये जो तीनों के तीनों स्विचेस हैं, गनी साहब जहां बैठते हैं, जहां आप अपने एग्जाम की रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं, वहां पे हमारी कैबिनेट पड़ी हुई है कॉर्बेट की। एक स्विच वहां पे लगा हुआ है, ठीक है जी, एक स्विच वहां पे है जिसके साथ हमारा पूरा कॉर्बेट का इंटरनल नेटवर्क कनेक्टेड है। इन तीनों स्विचेस की जो हमारी लैब में पड़ी हुई हैं, जो लैब में मौजूद है, वो कॉर्बेट के उस स्विच से जुड़े हुए हैं। ये वाला लिंक कौन सा होगा? ट्रंक लिंक, ये ट्रंक है। अच्छा, मैं कह सकता हूं कि स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3 आपस में कनेक्टेड है। कनेक्टेड है किसके थ्रू? स्विच 4 के थ्रू, जो हमारा कॉर्बेट का मेन स्विच है। तो ये सब आपस में एक ही नेटवर्क है लॉजिकली, और ये कनेक्टेड है, ठीक हो गया। और मैं, इसका मतलब है यहां बैठ के फिर इस वाले सिस्टम को पिंग भी कर सकता हूँ,
इस्तेमाल कर सकता हूं, बिल्कुल। अच्छा, ये जो स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3 है, इनके साथ रैश भी तो कनेक्टेड है ना, इसका रैश, इसका रैश और इसका रैश। इसका मतलब है ये तीनों के तीनों रैश हमारे उसी नेटवर्क में मौजूद है। तीनों का अलग अलग आईपी होगा, लेट से इसका 192, 168, 1.1 है, तो इसका 1.2 होगा, इसका 1.3 होगा। हर रैश से अलग अलग अगर 8 पोर्ट या 16 पोर्ट्स निकल के जा रही हैं, इस वाले रैक 1 में जो डिवाइसेस है उनको मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूं? आईपी ये होगा और पोर्ट नंबर 2001, 2002, 2003, तो उसकी डिवाइसेस को एक्सेस कर लो। अगर इस रैक में मौजूद डिवाइसेस को एक्सेस करना है तो आईपी 1.2 होगा और पोर्ट नंबर वही होंगे 2001 से लेकर 8 तक या 2001 से लेकर 2016 तक, अगर 2 केबलें लगाई हुई आपने। सिमिलरली इस वाले को करना है तो ये वाला आईपी होगा और आगे पोर्ट नंबर वही होंगे। समझ आ रहा है? आपने कहा ये सब आपस में कनेक्टेड है, तो इसका मतलब है ये जो 14 सीट्स हैं या 14 स्टेशन हैं, उनमें से किसी भी बैठ के मैं इन रैक्स में मौजूद किसी भी डिवाइस को एक्सेस कर सकता हूं। मुझे उठक बैठक करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर ये सारा नेटवर्क कॉर्बिट के नेटवर्क के साथ जुड़ा हुआ है, तो फिर तो इसका मतलब है मैं यहां से बैठ के भी उसको एक्सेस कर सकता हूं। वाकई कर सकता हूं, हो जाएगा। अच्छा, आप भी कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्यों? आप कैसे एक्सेस कर, ये जो दोनों आप वायरलेस एक्सेस पॉइंट से कनेक्टेड हैं, ये बैक एंड में उसी स्विच से जुड़े हुए हैं, इसी स्विच के साथ ये दोनों कनेक्टेड हैं। मेरे और आपके केस में फर्क यह है, मैं केबल से कनेक्टेड हूं, आप वायरलेस से कनेक्टेड हैं। इसका मतलब है आप यहीं पे बैठ के उन तमाम डिवाइसेस को एक्सेस कर सकते हैं। कर सकते हैं। क्या वाकई कर सकते हैं? नहीं। क्यों? पावर ऑफ है अभी, तो वन डिवाइस तो नहीं एक्सेस होगी, चलाएंगे तो आप एक्सेस कर सकें, और बाकी हम आपको आईपी बताएंगे, पोर्ट नंबर बताएंगे तो आप एक्सेस कर सकते हैं, उसके बगैर नहीं। ठीक है जी। वैसे भी हम क्लास में एक्सेस नहीं देंगे, हमने जब भी एक्सेस देनी होगी आप वहीं पे बैठ के ये जो 14 सिस्टम्स हैं उन पे बैठ के आप इसको एक्सेस करेंगे। अच्छा जी, अब मैं एक चीज छोटी सी आपको और दिखा दूं। जब आप ये तस्वीर देखते हैं ये वाली, तो दोनों तरफ काफी सारी डिवाइसेस लगी हुई है ना। इन डिवाइसेस को पावर शावर चाहिए होती होगी कि नहीं, या ऐसे ही वाशवास ही चल जाते हो, पावर चाहिए होती होगी। तो ये लेट से अगर लेफ्ट साइड पे 20 डिवाइसेस हैं तो 20 को पावर देनी पड़ेगी, पावर केबल लगानी पड़ेगी सब। पावर केबल उनकी किस तरह लगाएंगे इतनी ज्यादा डिवाइस? अंदर को बंदोबस्त होना चाहिए, होना चाहिए। बंदोबस्त क्या होगा? ये जो घरों में एक्सटेंशन लीड्स इस्तेमाल करते हैं वो लगा दें। चाइना की घटिया, बहुत घटिया, बहुत ही ज्यादा घटिया, यही कैटेगरीज होती है ना हमारे पास, A-, A+, B, C कॉपी, इस तरह से उनमें चलाएंगे चल जाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। कुछ अरसा गुजारा हो सकता है, इन द लॉन्ग रन नहीं। इसका मतलब आपको कुछ अंदर अरेंजमेंट और करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता आपका जब सेशन हुआ था तो उसमें पावर के बारे में आपको बताया था या नहीं। बहरहाल जी, इसके लिए आपको पीडीयूज मिलते हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट, सादा लफ्जों में एक्सटेंशन, जिसको आप एक्सटेंशन लीड कहते हैं, वही जो इन रैक्स के लिए डिजाइन की जाती है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट, पीडीयू। ठीक है जी। पीडीयू मुख्तलिफ तरह के होते हैं, ये हॉरिजॉन्टली लगाने के लिए भी हैं, वर्टिकली लगाने के लिए भी हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको दिखा देता हूं पीडीयू की कुछ शक्लें। लाइक एक शक्ल ये है, ठीक है। ये वर्टिकली लगेंगे साइड्स के ऊपर और आप देख सकते हैं जो दरमियान में डिवाइसेस हैं, बड़ी नीट एंड क्लीन साफ सुथरी केबलिंग के साथ कुछ डिवाइसेस लेफ्ट साइड के वाले पीडीयू और कुछ वाले राइट के पीडीयू के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। इनकी कीमत अच्छी खासी ज्यादा होती है, एंड मुमकिन है 15 से 20 हजार हो, 8 हजार हो, 12 हजार हो, इट डिपेंड्स कि उसमें स्लॉट्स कितनी है, क्वालिटी कैसी है। हमारे जैसा बंदा 8 हजार, 12 हजार, 15 हजार, 20 हजार जब सोचेगा तो वो कहेगा मैं मार्केट से हार्डवेयर स्टोर से कोई एक्सटेंशन लेके लगा देता हूँ, चलता रहेगा काम। बस वो फिर काम चलाऊ वाला चक्कर है, वो इतना रिलायबल सोल्यूशन नहीं है। अच्छा, इसके मुकाबले में थोड़े से सस्ते पीडीयूज भी होते हैं, वो इस तरह के हैं। ये तो वर्टिकल है ना, वो हॉरिजॉन्टल होंगे इस तरह से। ये इस तस्वीर में ये कोई डायगोनली पड़ा हुआ है, बट ये जिस डायमेंशन में या जिस तरीके से राउटर लगता है रैक के अंदर, ये दोनों साइडें आप देख सकते हैं, स्क्रू लग जाएंगे, ये हॉरिजॉन्टली लगेगा।
इसमें स्लॉट्स कम है, मुझे 6 नजर आ रही हैं। अगर ज्यादा चाहिए तो आप मल्टीपल लगा लेंगे ऊपर नीचे करके। इस तरह से आप अपनी तमाम डिवाइसेस को इस तरह से इनके साथ कनेक्ट करा सकते हैं। तो ये दो तरह के आते हैं, ये थोड़े सस्ते मिल जाते हैं, ठीक है जी। तो बहरहाल आप ये इनका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो बात यह है कि एक रैक को चलाने के लिए, एक रैक को चलाने के लिए अच्छा खासा खर्चा होता है, तो अच्छी खासी बिजली खींचेगा। इस डिजाइन में प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम, जो आप बताएं उसका हल सोचें क्या हो सकता है। देखें, एक बंदा, ये सीट खाली थी, यहां पे आके बैठ गया, ये सीट खाली थी, यहां पे आके बैठ गया। स्विचिंग की लैब करनी है, स्विचेस सारे हमारे कहां पे हैं, रैक 3 में है, आपने देखे अभी रैक 3 में, उसको एक्सेस करना है। जो बंदा यहां पे आके बैठा है वो उसको एक्सेस कर लेगा फिलहाल। उसके लिए कंडीशन ये है, ये तीनों रैक चलने चाहिए और तीनों का कॉर्बेट के स्विच के साथ ट्रंक लिंक भी बना होना चाहिए, क्योंकि ये रैक चलेगा तो इसका स्विच चलेगा, स्विच चलेगा तो कनेक्शन हो पाएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब जो बंदा यहां पे, ये वाला रैक 3 अगर चला दिया हमने, पावर ऑन कर दिया, और बंदा इन सातों में से किसी एक पे आके बैठ जाता है, उसे प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन लेट से वहां पे एक बंदा वावे का एग्जाम दे रहा है और उसके साथ एक बंदा उसे नकल कराने के लिए बैठा हुआ है, आपको तो पता होगा कितनी टेंशन का आलम होता है, आप तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक बंदा आके आपको कि उठो मैंने लैब करनी है, क्योंकि लैब चलती है यहाँ पे है, आप तो छोड़ेंगे नहीं उसको, ठीक है जी। खाली जगह सिर्फ और सिर्फ दूसरी साइड पे है, और वहां से ये रैक उस वक्त तक एक्सेस नहीं होगा जब तक कि हम ये वाला रैक ऑन नहीं कर देंगे। एक बंदे की खातिर इतनी ज्यादा बिजली तो किसी सूरत में नहीं हम चलाएंगे, ठीक है जी। अब ये एक प्रॉब्लम इस नेटवर्क में एग्जिस्ट कर रही है। तो मैंने वैसे आपको बता दिया है कि अगर तो इन्होंने मेरे मुताबिक मसाइल को हल कर लिया तो आप कहीं पे भी बैठ के लैब कर लेंगे। अदरवाइज राइट साइड वाले जो सिस्टम हैं, रैक 3 अगर ऑन हो तो सिर्फ राइट साइड वाले सिस्टम से बैठ के ये रैक एक्सेस हो सकता है, ठीक है जी। अभी मैंने इनको ये कहा है कि ये एक काम करेंगे, ये इन सातों सिस्टम्स की केबल जो रैक 3 में लगी हुई है इनको वहां से उतारेंगे और इनको रैक 3 के अंदर जो स्विच है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। लेकिन फिर वही बात है, ये कहने में आसान है, अगर केबल की लेंथ इतनी ज्यादा ना हुई तो यहां से वो वहां तक जा सके, फिर अजाब डल जाएगा, ठीक है जी, फिर ये इतना आसान नहीं होगा, ठीक है जी। लेकिन जब हमने यहाँ पे केबलिंग कराई थी उस वक्त कोशिश की थी कि हर जगह पे मार्जिन हो, ठीक है, तो ये ऐसा, और ये रखना चाहिए भी, ठीक है, या मार्जिन होना चाहिए हमेशा। लेटर ऑन कोई जगह इधर उधर करनी पड़े तो थोड़ा बहुत मार्जिन जरूर हो। तो होपफुली अगर इन्होंने सैटरडे वाले दिन ये काम कर दिया इन लोगों ने, तो आप कहीं पे भी बैठ के एक्सेस कर लेंगे। अदरवाइज फिर आपको वो जो 7 सीटें हैं उनमें से किसी एक पे ही बैठना पड़ेगा। ये मैंने आपको भी समझा दिया और इनको भी, क्योंकि आपको और आइंदा इनका ताल्लुक आपस में रहना है। आपको भी पता होना चाहिए कि ये मुझे उधर बैठ के लैब क्यों नहीं करने दे रहे, ठीक है जी, वरना आप बाद में लड़े उनके साथ, उधर क्या है, उधर बैठ के मैं क्यों नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसकी एक बड़ी टेक्निकल रीजन है जो आपको एक मजे की बात बताता हूं, इन दोनों को भी नहीं पता थी, इन्हें भी अभी अभी पता लगी है। जवाद साहब को सुबह पता लगी होगी, इनको अभी पता लग गई होगी, ठीक है जी। या जवाद साहब ने इसको ऑब्जर्व किया होगा पहले कि ऐसा होता है, ठीक है, रास्ता का पता था, ठीक है जी। तो बहरहाल ये इसकी एक कुछ वजूहात है। तो ये अब आपने ज़हन में रखना है कि अगर आप यहाँ लैब यूज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए राइट साइड ठीक है, लेफ्ट साइड अगर हमारा मसला केबल्स का हल हो जाता है, जो कि इतना मुश्किल नहीं है, मैंने खुद सुबह जाके हिसाब लगा लिया था, इजीली हो जाएगा। तो अगर हो गया तो फिर कोई मसला नहीं है। आप 14 सीटें हैं, 14 लोग एक वक्त में वहां लैब कर सकते हैं और नौबत तो उसकी आनी नहीं है। आप क्या बातें करते हैं, आपका ख्याल है मैं 4 बजे आपको यहाँ पे कहूं चलो जी अब आप जाके लैब करें, तो आप वहां इतने अच्छे हैं लैब करने बैठ जाएंगे। एक या दो बंदे होंगे, उनके लिए हम पता क्या करते हैं, हम उनको कहते हैं ये मेरे वाले स्विच उठाओ, इधर बैठो, लैब कर लो जो करनी है। तुम्हारे लिए हम पूरा रैक चलाएं, ठीक है जी, तो उससे बेहतर है आपको 2 चाहिए, इधर ही बैठे, आपने कहां जाना है, यहां बैठ के लैब कर लें। बाकी पैकेट ट्रेसर, वेब आईओयू और जीएनएस3, जीएनएस3 तो खैर छोड़ दें आप,
वेब आईओयू और पैकेट ट्रेसर आपके लिए एक प्रैक्टिकल ऑप्शन बचती है जिस पे आप लैब प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो लैब मैं आपको कराऊं, अब ये दो तरह के एनवायरमेंट्स हैं, ठीक है जी, एक फिजिकल वाला है और एक यहाँ पे वेब आईओयू या पैकेट ट्रेसर पे आप इसको प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है जी। तो आज के लिए जी इतना ही। कल जब आप आएंगे तो इंशाल्लाह इसकी हम लैब से आगाज करेंगे। सबसे पहले ये ट्रंक कैसे बनाना है, क्या कमांडें कैसे कमांडें देनी है, कल बताऊं।